एक महीना गुजर जाता है और वही बुढ़ा आदमी फिर से दिखाई देता है दूसरे बिन में कचरा फेंकते हुए, जब ये यन पास की बिल्डिंग से बाहर निकलता है। ये यन सड़क पर आराम से कुछ स्नैक्स खाते हुए चल रहा है जब वो उस आदमी के पास से गुजरता है। अचानक ये यान की स्पिरिचुअल प्रेशर थोड़ी सी फ्लेयर अप होती है, जिससे बुढ़ा आदमी घबराकर पसीना आने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि ये यान जैसा कोई कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, जो आमतौर पर सिर्फ टॉप टियर मार्शल आर्टिस्ट के बस की बात होती है। ये यान आराम से अपनी हुडी ऊपर करता है, अपना चेहरा छुपाते हुए सोचता है कि उसकी जगह के बाहर एक मार्शल स्पाई का तैनात होना ये प्रूव करता है कि लिन फैमिली उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। आखिरकार वो मार्शल मार्केट पहुंचता है और शांत चुप से सन फैमिली के बारे में सोचता है। उन्होंने जनरेशंस तक अपनी स्पोर्ट्समैनशिप टैलेंट की प्योरिटी को बचाने के लिए इन ब्रीडिंग की प्रैक्टिस को किया है और डिमेंशिया जैसी कंडीशंस या अन्य डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होने वाले बच्चों को चुपके से खत्म कर दिया जाता था। यह दिखाता है कि सन फैमिली कितनी ट्विस्टेड है। ये यान सन फैमिली के एक दुकान पर पहुंचता है जहां मिस्टर सन मौजूद हैं। खुशी से ऐलान करते हैं कि अपने ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर वो आज सब कस्टमर्स को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। एक जेंटलमैन आगे बढ़कर मिस्टर सन को बधाई देता है और अपनी ब्लेसिंग्स देता है, बिजनेस के फ्लरिश करने की कामना करता है। दुकान में घुसने वाले लोग मिस्टर सन का शुक्रिया अदा करते हैं और सेलिब्रेशन में शेयर करते हैं। लेकिन फिर ये यान कॉर्नर से आता है कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, और जब वो आगे बढ़ता है उसके हाथ में एनर्जी स्पार्क करती है। पर्पल इलेक्ट्रिसिटी उसकी उंगलियों के आसपास क्रैकल करती है और बाहर की तरफ फैल जाती है, उसे एक फियर्स ऑरा से घेर लेती है। वो अपनी तरह की बधाई देता है, दुकान की ओपनिंग के लिए नहीं, बल्कि उसके मुताबिक मिस्टर सन के जीने का आखिरी दिन है। बिना किसी हेजिटेशन के ये यान मिस्टर सन के एबिलिटी कॉपी कर लेता है और उसी पल में उसका सोर्ड्समैनशिप टैलेंट सुपीरियर लेवल अपग्रेड हो जाता है। मिस्टर सन की एबिलिटी एब्जॉर्ब करने के बाद ये यान उस कब्रिस्तान की तरफ निकलता है जहां उसके माँ बाप की कब्रें हैं। वो फूलों का एक बोके ले जाता है और उनकी कब्रों पर खामोश बैठ जाता है, उनसे बहुत जेंटल टोन में बात करता है। वो कहता है कि वो और उसकी बहन यायू जल्द ही सीवोर्ड बेस छोड़कर जा रहे हैं और जाने से पहले वो उनसे आखिरी बार मिलना चाहता था, अलविदा कहने के लिए। एक छोटे से स्माइल के साथ वो कहता है कि अगर वो देख पाते कि वो कितना आगे आ गया है तो उन्हें उस पर फक्र होता। अचानक उसे कुछ तेजी से आते हुए महसूस होता है। एक फ्लैश में एक फिगर नजर आता है जो पास ही की एक कब्र के पत्थर पर खामोश खड़ा है। ये एक असैसिन है जो क्लियरली उसे मारने के लिए भेजा गया है और उसकी किलिंग इंटेंट हवा में भर जाती है। ये यान तुरंत रिएक्ट करता है, अपनी ब्लेड समन करता है और थ्रेड को मीट करने के लिए मुड़ता है। असैसिन अपने हथियार से अटैक करता है और उनकी ब्लेड्स क्लैश करती हैं, स्पार्क्स की बौछार होती है। असैसिन रिमार्क करता है कि ये यान जरूर कुछ खास है अगर उसने सनफोंग को हराया है। ये यान इरिटेटेड होकर पहचान जाता है कि वो किसे फेस कर रहा है। ये सन फैमिली का एक लैब डॉग है। वो उस आदमी से कहता है कि वो कई देर से उसकी राह देख रहा है। एक शार्प पैरी के साथ ये यान उसे पीछे ढकेल देता है। असैसिन बातें करता रहता है, दैट मारते हुए कहता है कि ये यान को ग्रेटफुल होना चाहिए कि उसे पूरे महीने तक जीने दिया गया, जबकि उसे टूर्नामेंट के तुरंत बाद ही मार दिया जा सकता था। बातों से तंग आकर ये यान कहता है कि वो चुप रहे और बकवास बंद करे। फिर वो हाई स्पीड पर आगे बढ़ता है। उनके हथियार फिर क्लैश करते हैं और कब्रिस्तान में स्पार्क्स उड़ने लगते हैं जब उनकी बैटल पूरी फोर्स में शुरू हो जाती है। हवा में उड़ने वाली स्लैशेस की तादाद कोई मजाक नहीं है। दोनों फाइटर्स ब्लो आफ्टर ब्लो एक्सचेंज करते रहते हैं। हर क्लैश पिछले वाले से ज्यादा इंटेंस होता है। लेकिन इस केओस के बीच ये यान कुछ ऐसा नोटिस करता है जिससे उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो बुके जो वो अपने माँ बाप के लिए लाया था वो डैमेज हो गया है। यही काफी है कि वो एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ अपने ओपोनेंट को दूर तक ढकेल दे। लैपडॉग पीछे लटकता है लेकिन बातें करता रहता है, रिवील करता है कि वो सनफुंग का पहला गुरु था और उनका बॉन्ड फादर सन जैसा था। ये यान इमोशनल स्टोरी से अनफेक्टेड है, उसे इग्नोर करता है और आराम से बुके उठाने के लिए चलता है। वो आहिस्ते से अपने माँ बाप की कब्र के पास जाता है, खामोश और स्टेबल, जबकि लैपडॉग उसे फिर से मजाक उड़ाता है। कहता है कि जब वो ऑलरेडी कब्रिस्तान में है तो वो ये यान को दबाने के लिए परफेक्ट जगह है। वो तो खुद कब्र खोद देगा अगर ये यान घुटने टेक कर मर्सी मांगेगा। फिर भी ये यान कुछ नहीं कहता और आराम से बुके कब्र के पास रख देता है। लेकिन लैपडॉग लाइन क्रॉस कर जाता है जब वो ये यान की बहन को मारने की धमकी देता है। कहता है कि वो जल्द ही हिल में उससे मिलने आ जाएगी। तब ये यान के अंदर कुछ टूट जाता है। वो जमीन पर ऐसा दांत गाता है कि वो उसके नीचे फट जाती है और गुस्सा उसकी आंखों से एक रेजिंग स्टॉर्म की तरह बहने लगता है। बिना कुछ बोले वो अपना टॉप टियर स्पीड टैलेंट एक्टिवेट करता है और नजर से गायब हो जाता है। एक पल में वो फिर से दिखाई देता है, एक डेवास्टेटिंग किक के साथ सीधा लैपडॉग के पेट में उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। ये यान यहां नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है, हवा में ही उसकी हुडी पकड़कर उसे पास के पहाड़ की तरफ फेंक देता है। लैपडॉग जबरदस्त टक्कर मारता है। इंपैक्ट से धूल और पत्थर उड़ने लगते हैं और उसका बॉडी मोशनलेस पड़ा रहता है। उसका हथियार पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वो कदमों की आवाज सुनता है जो करीब आ रही है। उसकी ब्लर्ड नजर ये यान के फिगर को देखती है। उस पलन में वो आखिर समझ जाता है कि ये यान ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर के लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन उसका प्राइड उसे ये मानने से अभी भी रोक रहा है। लेकिन अब कोई बात मैटर नहीं करती, जबकि उसकी आंखें आखिरी बार बंद हो जाती हैं और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। ये यान उस लाइफलेस बॉडी के पास बैठता है। उसका एक्सप्रेशन काम है, जबकि वो सोर्ड वेल नाम के हथियार को उठाता है जो लैपडॉग की ब्लेड में छिपा एक रेयर सोर्ड्समैनशिप मैनुअल है। जब वो हथियार देखता है तो वो जल्दी ही नोटिस कर लेता है कि उसके स्टैट्स उस तलवार से काफी आगे हैं जो वो इस्तेमाल कर रहा था। बिना किसी हेजिटेशन के वो उन्हें स्विच कर लेता है, स्ट्रॉन्गर वेपन को अपने लिए सिक्योर कर लेता है।
आसपास देखकर येयान रियलाइज करता है कि रात हो चुकी है और आसमान अंधेरे से ढक गया है। ये जानकर कि वो बहुत देर कर गया है, वो जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरता है, पूरी तरह से जानता हुआ कि अगर वो फिर से लेट हुआ तो उसे ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा जो वो जीत नहीं सकता। उसकी बहन घर का इंतजार कर रही होगी, सवाल और कंप्लेंट्स के साथ जिनका कोई जवाब नहीं है। येयान शहर वापस आता है और फिर से उसी बुढ़े आदमी को मिलता है जो सड़क पोछा लगा रहा है। गुजरने के बाद येयान रुकता है, वापस मुड़ता और पूछता है कि 1 महीना से ज्यादा हो गया है, क्या वो अंदर चाय के लिए आना पसंद करेंगे। बुढ़ा आदमी अपनी हैट उतारता है, वार्मली मुस्कुराता है और शिरकत करने के लिए मान जाता है। बाद में कैप्टन गेलवुल्फ के घर पर येयान और बुढ़ा आदमी कमरे में दाखिल होते हैं। येयान अपनी बहन यायो से कहता है कि उनके पास मेहमान आए हैं और उसे केटल ऑन करके चाय तैयार करने को कहता है। कैप्टन खड़े होकर येयान से गेस्ट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराने को कहते हैं, लेकिन येयान के बोलने से पहले ही बुढ़ा आदमी अपना इंट्रोडक्शन लिन फैमिली के लिंजे की ओर से करता है। कैप्टन का जॉ ड्रॉप हो जाता है और कंफर्मेशन मांगता है कि क्या ये सच में लेजेंडरी सीनियर लिंज हैं। लिंजे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुनकर अच्छा लगा। यायू चाय लेकर आती है, लेकिन कैप्टन उनसे कप्स हाथ से ले लेता है ताकि वो खुद लिंजे को सर्व कर सके। यायू कैप्टन की अचानक से पोलाइटनेस पर हंस पड़ती है। कैप्टन लिंजे को 1 कप चाय पेश करते हैं, जो एक्सेप्ट करके फिर येयान से बात करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि येयान का उसे यहां बुलाना किसी बहुत इंपॉर्टेंट बात का संकेत है। येयान इसकी पुष्टि करता है जब वो अपनी बहन के पास जाता है और लिंजे से कहता है कि वो यायू को पेंट हाउस ले जाएं और मिस यांग से कह दे कि वो उसकी देखभाल करे। लिंजे चाय की चुस्की लेते हुए सोचते हैं कि उन्हें नहीं सोचा था कि येयान का पेंट हाउस से कोई कनेक्शन होगा। वो यायू के गले में वो एमुलेट देखते हैं जो उसे कैप्टन ने दिया था और उसे पहचान लेते हैं कि यह पेंट हाउस का टोकन है। लिंजे अपना कप नीचे रखकर जवाब देते हैं, यायू को मिस यांग के पास ले जाने का वादा करते हैं। येयान कैप्टन की तरफ देखता है, सोचता है कि सीवॉर्ड बेस से जाने से पहले वो उसे कैसे रिपे करेगा। कैप्टन मजाक में कहता है कि लगता है लिंजे को चाय पसंद नहीं आई, वो उसे नई बनाकर दे देगा। इसी दौरान येयान कैप्टन का इंट्रोडक्शन लिंजे को कराता है, बताता है कि उसका नाम जैंग फोंग है, उसका एक करीबी और वफादार दोस्त है जो बहादुर है और अगर वो लिन फैमिली के लिए काम करे तो उसका ग्रेट पोटेंशियल है। कैप्टन शॉक में है ये सुनकर कि जैंग फोंग लिन फैमिली के लिए काम करेगा। यकीन करना मुश्किल लग रहा है। हालांकि लिंजे मान जाते हैं और येयान से कहते हैं कि लिन फैमिली किसी भी आउटस्टैंडिंग इंसान के लिए खुली है और आज से जैंग फोंग उनका डिसाइपल बन जाएगा। येयान आहिस्ते से जैंग फोंग को धक्का देता है और उसे कहता है कि वो अपने नए गुरु से मिले। जैंग फोंग घुटने टेककर लिंजे को गहरी बो देता है, उसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। लिंजे से उठने को कहते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि ये 2 छोटे एहसान करने से येयान के साथ अच्छा रिश्ता बनेगा जो उनकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी दौरान यायू को येयान पर शक होने लगता है और वो उससे उसका असली मकसद पूछती है, क्योंकि वो उसे देखभाल के लिए दूसरों को कहता रहता है। येयान जवाब देता है कि उसे कुछ चीजें संभालनी है, कुछ खास नहीं, लेकिन यायू नाइफ जैसी शार्प उसे पकड़ते हुए कहती है कि वो झूठ बोल रहा है और ये कुछ चीजों से ज्यादा है और वो इसे छुपा नहीं सकता। येयान नर्वसली इंसिस्ट करता है कि ये वाकई कुछ काम है जिनसे उसे डील करना है और वो प्रॉमिस करता है कि जैसे ही काम खत्म होगा वो उससे मिलने आ जाएगा। इसी दौरान श्याओ जीदियो से प्रोटेक्ट करेगी, वही बिल्ली जो अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम जी रही है। यायू आखिर हार मान जाती है और कहती है कि वो समझ गई है कि वो नहीं सुनेगा, इसलिए वो अपने टाइम वेस्ट नहीं करेगी। वो येयान से कहती है कि वो सेफ रहे और ऐसे काम ना लें जो उसके लेवल से बाहर के हैं। येयान स्माइल करके उसका सलाह एक्सेप्ट करता है। इसी दौरान 2 गार्ड्स एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हल्की हल्की आपस में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रात के वक्त सन ग्रुप के बाहर गार्ड्स का तैनात होना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उन पर हमला करने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन ये दोनों गार्ड्स के लिए एक बुरा रात साबित होती है जब येयान दूर से नजर आता है और सीधा उनकी तरफ बढ़ता है। एक गार्ड येयान से कहता है कि वो यहां से चला जाए क्योंकि वो यहां वेलकम नहीं है, लेकिन येयान आता जाता रहता है। उसके आसपास लाइटनिंग क्रैकल करने लगती है। एक पल में वो दोनों गार्ड्स को बिल्डिंग के अंदर एक दरवाजे के साथ जोर से ढकेल देता है। एक गार्ड मुश्किल से कॉन्शियस होकर येयान से पूछता है कि वो यहां क्या कर रहा है और येयान ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि वो यहां कुछ कचरा साफ करने आया है। इसी दौरान एक डरा हुआ हिंचमैन अपने बॉस के पास भाग कर आता है। उसे बताता है कि कोई सन ग्रुप में घुस गया है और उनके आदमियों को पीट रहा है। बॉस ग्रिंट और कर कहता है कि उसने सोचा था कि सिर्फ कावर्ड ही सीवर्ड बेस को भरते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आखिरकार कोई मौत को बुलाने वाला आ गया है। हेंचमैन का एक ग्रुप येयान की तरफ दौड़ता है, उसे नीचे लाना चाहता है, लेकिन येयान जल्दी ही अपना पावर दिखाता है एक ऐसे किक से कि वो दूसरों से टकराकर गिर जाते हैं, बिल्कुल बॉलिंग पिन्स की तरह। लाइटनिंग फास्ट स्पीड के साथ येयान आगे बढ़ता है और बचे हुए हेंचमैन को ऐसे एलिमिनेट करता है जैसे वो कुछ भी नहीं है। इस दौरान बॉस धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगता है। जब बाकी सब हारे हुए हैं, कमरा खामोश हो जाता है, सिर्फ बॉस के कदमों की आवाज फ्लोर पर गूंजती है। बॉस साइलेंस तोड़ता है और येयान से उसका नाम पूछता है। इस बात से इंप्रेस होकर कि किसी की इतने सारे उसके आदमियों को हराने की हिम्मत हुई, येयान जवाब देता है, एक हेंचमैन की कॉलर पकड़े हुए सीधा बॉस को पॉइंट करते हुए साफ कर देता है कि वो अगला है। बॉस एक ठंडी आह भरकर कहता है, येयान में बहुत हिम्मत है जो वो यहाँ आया है। फिर वो एल्डर्स को उसे मारने का आदेश देता है। अचानक लोगों का एक ग्रुप ऊपर से कूदकर येयान पर एम्बुश करता है। जस्ट जब येयान अपनी नई मिली हुई नाइफ निकालता है, एक एल्डर एक कंट्रोल टैलेंट इस्तेमाल करता है जो उसके हाथ पीठ के पीछे बांध देता है, उसे तुरंत इमोबिलाइज कर देता है। दूसरे आगे बढ़कर उसे घेर लेते हैं।
अब 5 एल्डर्स का सामना करते हुए यायान स्कारफेस, आई पैच, रेड हेड, जेसन और 5वें बेनाम एल्डर से मिलता है। स्कारफेस पहले बोलता है, कहता है कि उन्होंने कई दिन वेट किया था एक असली खतरे की उम्मीद में, सिर्फ इस निराश से हैरान है कि एक लड़का था जिसने उन पर हमला करने की हिम्मत की। जो एल्डर अपनी टेक्निक से यायान को बांधता है वो कहता है कि उसे एक कॉमनर पर एनर्जी वेस्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यायान को खुश होना चाहिए कि वो उसके स्केप प्रूफ नेट एरे के अंदर मर रहा है। बॉस यायान को पकड़ने के लिए एल्डर्स के प्रयासों का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें कहता है कि वो उससे कोई भी वैल्यूएबल चीज रिवॉर्ड में ले सकते हैं। अचानक स्कारफेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है जब वो यायान की ब्लेड देखता है और तुरंत उसे लैपडॉग की पहचान कर लेता है। वो यायान के चेहरे पर थप्पड़ मारता है, उसे बालों से पकड़कर पूछता है कि एल्डर चिंगहो का क्या हुआ। वो कहता है कि चिंगहो मिस्टर सनफन के साथ होना था और मांगता है कि यायान ने दोनों के साथ क्या किया। यायान की खामोशी से परेशान होकर स्कारफेस उसे उसकी शर्ट से पकड़कर चिल्लाता है कि वो सच बताए, लेकिन यायान बस खटखटाता है और उसे अंदाजा लगाने को कहता है। इस दौरान बॉस धीरे धीरे अपने एक हैंचमैन को आदेश देता है कि वो दुकान पर वापस जाए और पता करे कि उनका यंग मास्टर कहाँ गया है। स्कारफेस फिर बॉस से पूछता है कि उन्हें यायान के साथ कैसे पेश आना चाहिए और बॉस ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि उसे उसके पैर काटकर डंजन में फेंक देना चाहिए। स्कारफेस यायान की गर्दन पकड़कर उसे तेज चलने का आदेश देता है, लेकिन एक पल में यायान एल्डर की एबिलिटी से आजाद हो जाता है और लाइटनिंग फास्ट स्पीड के साथ स्कारफेस की गर्दन पर वार करता है, उसे उसी जगह पर मार देता है। बाकी एल्डर्स और बॉस यायान की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखते हैं। बॉस जल्दी से सबको पीछे हटने का आदेश देता है, ये समझकर कि यायान ने सोचा था उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एल्डर्स पीछे कूद जाते हैं, अपने और यायान के बीच दूरी बना लेते हैं। आई पैच उसे घूरता है और यायान के आसपास घेरे डेडली ऑरा को एक डेमोनिक बीइंग की शेप में देखता है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना यायान बॉस पर नजर जमाता है जो बेसहारा अकेला खड़ा है। वो उस पर चार्ज करता है और भले ही बॉस पावर अप करता है और एक बीस्टली रोड निकालता है, वो बेकार साबित होता है। यायान एक ब्रूटल पंच बॉस के पेट में मारता है जिससे उसके मुंह से ब्लड फटकर निकलता है। वो उसे चेहरे पर एक फियर्स किक फॉलो करता है जो बॉस को दीवार से टकराकर गिराता है। दीवार इंपैक्ट से हिलती है जब बॉस खड़े होने की कोशिश करता है, ब्लड खांस रहा है और ये समझकर कि वो यायान का अकेला सामना नहीं कर सकता, वो एल्डर्स को एक साथ अटैक करने के लिए चिल्लाता है। जेसन पहले जवाब देता है, कॉन्फिडेंट है कि उसका मैसिव मस्कुलर फ्रेम यायान पर भारी पड़ सकता है। वो अपने हाथ उसके साथ जोड़ता है और दोनों एक दूसरे को धकेलना शुरू करते हैं। प्रेशर उनके नीचे क्रेटर बना देती है जबकि हर दिशा में लाइटनिंग क्रैकल करती है। ये सोचकर के यायान फिर से मोबिलाइज हो गया है। चेन एबिलिटी वाला एल्डर पीछे से स्नीक अटैक करने आता है, लेकिन यायान उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना जेसन और दोनों एल्डर के चेहरे पर किक मारता है, उन्हें उड़ा देता है और एल्डर के दांत तोड़ देता है। सेंटर में ऊंचा खड़ा होकर यायान एल्डर से आराम से कहता है कि एक ही ट्रिक 2 बार इस्तेमाल करना काम नहीं करेगा, लेकिन एल्डर चालाक साबित होता है। उसने यायान के पैर के नीचे ट्रैप लगा रखा था जो अचानक उसे जगह पर लॉक कर देता है। ये आई पैच को परफेक्ट ओपनिंग देता है जो गिरते हुए हेंचमैन की सोल से इकट्ठा करना शुरू करता है और 2 विशियस डार्क ड्रैगन समन करता है। अपनी पावर के बावजूद यायान तुरंत महसूस करता है कि ये स्पेल एक सीरियस थ्रेट है। वो ट्रैप से आजाद होकर भागता है, लेकिन ड्रैगन्स जितना उसने सोचा था उससे काफी तेज निकलती हैं और सीधा उसके सामने आ जाती हैं। उनकी स्पीड से ऑफ गार्ड यायान डिसबिलीफ में देखता है जबकि उनमें से एक ड्रैगन अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे पूरा निगल जाती है। हमला एक डिवास्टेटिंग ब्लास्ट में बदल जाता है जिसे डेथ आउरा एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। मिस या दूर से बड़ी एक्सप्लोजन देखती है, सोचती है कि ऐसा हंगामा करने वाला कौन हो सकता है। जस्ट तभी उसकी मेड इंटरप्ट करती है और उसे बताती है कि लिन फैमिली का लिंजी उसे मिलने आया है। या पूछती है कि इस बार उसका क्या मकसद है और मेड उसे वापस भेजने को कहती है, लेकिन मेड समझाती है कि वो किसी कारण यायान की बहन को लेकर आया है। ये या की क्यूरोसिटी जगाती है। इस दौरान या यू और लिंजी कहीं बैठकर हैं जबकि एक लेडी उन्हें चाय पेश करती है और लिंजी पोलाइटली शुक्रिया अदा करता है। वापस लड़ाई में जब धुआं साफ होता है, यायान का जिस्म आसमान से गिरता है, जमीन से टकराकर एक क्रेटर बना देता है, लाइफलेस दिखाई देता है। एल्डर आई पैच की एबिलिटी की तारीफ करता है, दावा करता है कि ग्रैंड मास्टर भी उसकी डेथ आउरा एक्सप्लोजन से बच नहीं सकता। बॉस खांसते हुए नजर आता है और आई पैच का शुक्रिया अदा करता है, जिससे वो एरोगेंटली ग्रिन करती है जबकि वो क्रेटर के पास खड़ी होती है। एल्डर बॉस से पूछता है कि अगला क्या करें क्योंकि यायान मुश्किल से जिंदा है और बुरी तरह से घायल है और बॉस उसे तुरंत मारने का आदेश देता है। अचानक एक ब्लेड हवा में उड़ती है, एल्डर के दिल के पास भौंककर उसे दीवार से चिपका देती है। यायान होश में आता है, स्माइल करता है और हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करके अपने सभी वुंड्स ठीक कर लेता है, जबकि आईपैड, जेसन और बॉस शॉक में देखते हैं कि एल्डर का लाइफलेस जिस्म दीवार से लटक रहा है। सब शॉक में है, समझ नहीं पा रहे कि अभी क्या हुआ। फिर जेसन रियलाइज करता है कि यायान अभी भी जिंदा है और दूसरों को वार्न करता है, लेकिन उसके एक्ट करने से पहले एक हाथ उस पर वार करता है। उसका सर जमीन से इतनी जोर से टकराता है कि उसका मास्क टूट जाता है और वो तुरंत मर जाता है। यायान कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, अपनी नाइफ वापस बुलाता है और आसानी से आईपैच की गर्दन काट देता है। जब एल्डर्स एक एक कर गिरते हैं, बॉस डर कर पीछे की तरफ गिरता है। डेस्परेट होकर वो अपना एक्स उठाता है और यायान पर आखिरी हमला करता है, लेकिन यायान
मजबूत खड़ा रहता है और सिर्फ ब्लड का छींटा दिखाई देता है जब बॉस का लाइफलेस जिस्म जमीन से टकराता है। ये यान की ब्लेड से ब्लड टपक रहा होता है। उसी पल सन फैमिली का यंग मास्टर मिस्टर सन फोंग ओपनर से आता है, अपने पापा की डेड बॉडी देखता है और शॉक में चिल्लाता है, जबकि ये यान मुड़ता है, स्मोक करता है, जबकि उनकी नजरें मिलती हैं। ये यान मिस्टर सन फोंग को देखता है और कहता है, अच्छा हुआ वो आ गया क्योंकि वो अभी उससे भी संभाल सकता है। वो बात करते हुए उसके पापा के जिस्म पर पांव रखता है, जिससे मिस्टर सन फोंग का दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। गुस्से से भरकर सन फोंग ये यान पर हमला करता है, एक पावरफुल पंच फेंकता है, लेकिन ये यान आसानी से उसे अवॉइड कर लेता है। अपने पावर टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए ये यान खुद को बफ करता है और सन फोंग के पेट में एक ब्रूटल पंच से काउंटर करता है, जिससे वो हाथों और घुटनों के बल गिर जाता है और दर्द से कांपने लगता है। सन फोंग फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ जमीन पर पेतारता है, ये समझकर कि ये यान उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। उसकी फाइटिंग स्पिरिट टूट जाती है और वो अपने पापा से माफी मांगता है कि वो कमजोर है। ये यान उसे बालों से पकड़कर वार्न करता है कि अगर वो पहले ही हार मान चुका है तो वो उसे सीधा हेल भेज देगा। जब ये यान अपनी नाइफ से सन फोंग की मिजरेबल जिंदगी खत्म करने को तैयार होता है, एक थंडरबोल्ट पास ही गिरता है। ये यान एक पोल पर पीछे कूद जाता है, स्ट्राइक को नैरोली अवॉइड करता है। एक मिस्टीरियस फिगर आंधी आसमान में गरजते बादलों और फियर्स लाइटनिंग के बीच फ्लोट करती हुई नजर आती है। ये यान इस फिगर से आती हुई इमेंस पावर को महसूस करता है और उसे ग्रैंड मास्टर लेवल का बताता है। नए आने वाले का पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर मिस्टर याओ है। याओ ये यान से कहता है कि इतने सारे लोगों को मारना जालिम है। सन फोंग अपने फैमिली का ग्रैंड मास्टर को अपने सामने देखकर याओ से प्ली करने लगता है, उसे बैक करता है कि वो ये यान को मारे और उसे उसके पापा की मौत का इंसाफ दिलाए। ये यान अब गुस्से से भरा हुआ सन फोंग को नीचे देखता है और सोचता है कि उसे मौका मिलते ही खत्म कर देना चाहिए था। सन फोंग की कंप्लेंट सुनने के बाद याओ ये यान पर हमला करता है, उस पोल पर लाइटनिंग फेंकता है जहां ये यान खड़ा है, लेकिन ये यान डॉजेस करता है और एक बिल्डिंग पर कूद जाता है। याओ लाइटनिंग अटैक्स करता रहता है, लेकिन ये यान उन्हें वेट करता रहता है। अपनी पावर में कॉन्फिडेंट याओ यान से कहता है कि वो गिव अप कर दे क्योंकि वो एक ग्रैंड मास्टर का मुकाबला नहीं है। सन फोंग रियलाइज करता है कि एक ग्रैंड मास्टर की डिस्ट्रक्टिव पावर कोई मजाक नहीं है और वो पूरे शहर को तबाह कर सकती है, इसलिए वो किसी सेफ जगह भागने का प्लान करता है। लेकिन ये यान एक मिनिसिंग स्माइल के साथ उसका रास्ता रोकता है और उसकी तरफ दौड़ता है। उसी पल याओ एक और लाइटनिंग बोल्ट फेंकता है, ये यान उसे अवॉइड कर लेता है, लेकिन वो सन फोंग को लगता है उसे करीबन राख में बदल देता है। किस्मत से सन फोंग बन जाता है और याओ को चिल्लाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है। याओ मजाक करता है कि इतने सालों बाद उसकी आईसाइट कमजोर हो गई होगी। जब वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं, ये यान अचानक याओ के ऊपर नजर आता है और एक भारी पंच देता है, लेकिन याओ एक पावरफुल एबिलिटी से प्रोटेक्टेड है जिसे एलिमेंटल एनर्जी शील्ड कहते हैं और पंच भी उसे टच नहीं करती। याओ आसपास को इलेक्ट्रीफाई कर देता है, मल्टीपल लाइटनिंग बोल्ट्स भेजता है जो ये यान को शॉक करके जमीन पर गिरा देते हैं। इस बारिश के बावजूद यायान फिर से उठने में कामयाब हो जाता है। हंसते हुए अपने अपोनेंट की पावर की तारीफ करता है, कहता है कि अब सीरियस होने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर उसे जीतना है तो उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, उनकी पावर्स फियर्सली क्लैश करती हैं। यायान अपनी स्टेटस विंडो खोलकर याओया की स्किल सेट चेक करता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ एक ही स्किल है। वो चकल करता है और उसे एक ऑर्डिनरी ग्रैंड मास्टर कहता है, वॉर्न करता है कि अगर इस लड़ाई में उसे चोट लग गई तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। सुन फोंग ये सुनकर फिर से याओया से यायान की एरोगेंस और कैसे वो उनके बेस को बदनाम कर रहा है उसकी शिकायत करता है। याओया से उसे मारने की गुजारिश करता है। यायान अपने मन में सोचता है कि उसे पहले ही सुन फोंग को मार देना चाहिए था, तकलीफ बंद हो। याओया सुन फोंग से सहमत होता है और अचानक यायान पर हमला करता है, जो मुश्किल से एक बैकफ्लिप से बचता है। याओया यायान की एजिलिटी की तारीफ करता है, कहता है कि कोई ऐसा दिखाई देता है जो उसके अचानक स्ट्राइक को डॉज कर सके। यायान उसके पीछे अपीयर करता है, मजाक उड़ाता है कि याओया उसे खुश कर रहा है, फिर साइड से उसके चीक पर एक किक मारता है। पहले तो ऐसा लगता है कि उसका कोई असर नहीं हुआ और याओया उसे कमजोर कहता है, लेकिन जब यायान अपना पावर टैलेंट एक्टिवेट करता है तो वो किक इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि याओया को उड़ाकर एक बिल्डिंग में पहुंचा देती है। हैरानी से याओया पूछता है कि यायान इतनी छोटी सी देर में इतना पावरफुल कैसे हो गया। उठते हुए वो मानता है कि यायान कोई आम मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। जब याओया बिल्डिंग के छेद से बाहर आने को होता है, यायान उसके रास्ते में एक कार फेंकता है। याओया उसे डॉज करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करके यायान को स्टैगर कर देता है, उसके चेहरे पर एक सख्त पंच मारता है। फिर वो यायान के पांव पकड़कर उसे जमीन पर पटकता है, एनर्जी बिल्डअप करता है। याओया अपनी फियर स्किल थंडर किंडलिंग को पावर अप करता है, उसे यायान पर छोड़ देता है। हमला इतना इंटेंस होता है कि पूरा एरिया और आसमान लाइटनिंग बोल्ट्स और थंडर से भर जाते हैं। लाइटनिंग का ब्लास्ट जमीन पर एक बड़ा क्रेटर छोड़ जाता है। क्रेटर के अंदर याओया खड़ा होता है, जबकि यायान जमीन पर बेहोश पड़ा रहता है। याओया नीचे देखता है और कहता है, ऐसा लगता है अब खत्म हो गया। सुन फोंग खुशी से हंसता है और याओया को बधाई देने दौड़ता है, लेकिन लड़ाई ने याओया पर साफ असर दिखाया है, जो अचानक ब्लड उल्टी कर देता है। ये समझकर कि वो खुद भी घायल है,
वो सुनफोंग से कहता है कि वो चीजें उसके हाथों में छोड़कर जा रहा है और नर्स से चेक कराने जाएगा। वो सुनफोंग को साइड धकेल देता है, जो सिर्फ जी सर कहकर ग्रैंड मास्टर के डर से कांप सकता है। लेकिन जब याओया नजर से ओझल हो जाता है, सुनफोंग फिर से कॉकी हो जाता है। वो यायान पर थूकता है और बार बार उसके जिस्म को कूचता है, चिल्लाता है कि यायान नंबर 1 होने का दावा करता था लेकिन उनसे हार गया। वो धमकी देता है कि यायान की लाश को टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला देगा। लेकिन जस्ट तब यायान होश में आता है, सुनफोंग की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाता है, उसे डेहर करता है कि वो ये शब्द दोहराए। हालांकि सुनफोंग इतना डरा हुआ है कि कुछ बोल नहीं पाता। जस्ट तब यायान अपनी ब्लेड वापस बुलाता है। सुनफोंग अपने आखिर का एहसास करते हुए आखिरी बार मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। यायान उसकी गर्दन काट देता है, उसकी मिजरेबल जिंदगी का आखिर कर देता है। चिल्लाने की आवाज ग्रैंड मास्टर याओया का ध्यान खींचती है, जो मुड़कर देखता है कि यायान अपना हीलिंग टैलेंट इस्तेमाल कर रहा है। एक एक करके यायान के वुंड्स बंद होने लगते हैं और जल्द ही उसका जिस्म नए जैसा हो जाता है। याओया डिसबिलीफ में रह जाता है, हैरान है कि यायान के वुंड्स इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए, जैसे पेंट हाउस का जेलीफिश, और मांगता है कि वो आखिर है क्या। यायान उसे कैजुअली टाल देता है, खुद को एक लो लेवल टैलेंट वाला आदमी कहता है। फिर वो अपने विंड स्लैशेस एक्टिवेट करके स्लैशिंग ऑब्स की बराज याओया की तरफ छोड़ता है। याओया स्किल को सन फैमिली की पहचान लेता है, लेकिन ऑब्स की तादाद उसे ओवरवेल्म करती है। हर अटैक सख्त लगती है, उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है और उसकी शर्ट फाड़ देती है। साफ तौर पर गुस्से से भरा हुआ याओया यायान को बास्टर्ड कहता है और उसे मारने की कसम खाता है, भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन उसके एक्ट करने से पहले यायान उसके सर के पीछे एक पावरफुल पंच मारता है, उसे जमीन पर पटक देता है। यायान कहता है कि वो बस याओया को उसकी पहली की हुई चीज का बदला दे रहा है। अब यायान की स्ट्रेंथ से कांपते हुए याओया जमीन से उठने की कोशिश करता है, लेकिन याओया की कोशिश बेकार जाती है जब यायान सीधा उसके चेहरे पर दांत कड़ाता है। डेस्परेट एंड पावरलेस वो मदद के लिए चिल्लाता है। एक बिल्डिंग की छत से एक फिगर नजर आती है, गाइजर ली। वो याओया से कहता है कि उसने उसे वार्न किया था कि रेकलेस एक्ट ना करे, क्योंकि वो मेहमान है और होस्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन अफसोस याओया ने नहीं सुना। यायान ऊपर देखता है, हैरान है कि उसने गाइजर ली की मौजूदगी या आने का एहसास तक नहीं किया। गाइजर ली फिर बिल्डिंग से उतरता है और अपना इंट्रोडक्शन ली माओ के तौर पर देता है, जिसे गाइजर ली भी कहते हैं, टीथ बेस का एक ग्रैंड मास्टर। वो यायान की पोटेंशियल की तारीफ करता है। यायान उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो भी लड़ने आया है। गाइजर ली हंसते हुए कहता है कि वो नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि वो सिर्फ उनकी मदद करता है जो सही है, सिर्फ उनकी नहीं जो उसके करीब है। इसलिए वो याओया की मदद नहीं करेगा। भले ही वो आयरन टीथ बेस से हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। वो यायान से कहता है कि वो याओया के साथ जो चाहे करने के लिए आज़ाद है। ये सुनकर याओया गुस्से से भरकर तेजी से पावर अप करता है। गाइजर ली को बास्टर्ड कहता है और धमकी देता है कि वो अपने जिस्म को एक्सप्लोड करके यायान को अपने साथ हेल लेके जाएगा। लेकिन यायान ऐसा नहीं होने देगा। वो ऊपर कूदता है और अपनी शैडो स्वॉर्ड इस्तेमाल करके रैंडम स्लैशेस मारता है, जो याओया के जिस्म को कई जगहों पर काट देती हैं। उसका गुस्सा और उसकी जिंदगी दोनों खत्म कर देती हैं। गाइजर ली तालियां बजाता है और यायान की तारीफ करता है, कहता है कि उसने एक मार्शल एलीट से ग्रैंड मास्टर को हराते हुए नहीं सोचा था। यायान फिर गाइजर ली से कहता है कि वो बीट अराउंड द बुश बंद करे और पॉइंट पर आए। गाइजर ली हंसते हुए कहता है कि लगता है यायान बहुत पेशेंट नहीं है। वो समझता है कि याओया और उसके फॉलोअर्स उनके बेस के रेडिकल्स थे, जो सीवर्ड बेस पर वायलेंट इन्वेजन के लिए जोर दे रहे थे, जो कि गाइजर ली के स्टैंड के खिलाफ है। वो चाहता है कि सब लोग इक्वल्स की तरह कोएग्जिस्ट करें। गाइजर अपनी सुपर स्पीड दिखाता है जब वो यायान के पास से गुजरता है, जो मुश्किल से उसकी एक झलक ही देख पाता है। गाइजर बात करता रहता है, कहता है कि यायान ने सन फैमिली के सब लोगों को खत्म कर दिया है। वो उम्मीद करता है कि यायान किलिंग बंद करेगा और उन्हें माफ कर देगा। वो सजेस्ट करता है कि दोनों बेसेस अब से एक बेटर फ्यूचर के लिए टीम बनाएं। यायान धीरे से चकल करता है और गाइजर ली से कहता है कि अगर वो कोऑपरेट करना चाहता है तो उसे लिन फैमिली से बात करनी चाहिए, क्योंकि वही यहाँ का काम चलाते हैं और फैसले लेते हैं। गाइजर ली पूछता है कि क्या यायान ली खुद बेस पर रूल करने का सोचा है, लेकिन यायान कहता है कि उसे तकलीफ पसंद नहीं है और उसके पास काम है। गाइजर ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यायान उसे इग्नोर करता है। एक बड़ा लीप लेकर रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की एक लकीर पीछे छोड़कर। गाइजर स्माइल करता है जब यायान को आसमान में गायब होते देखता है और कहता है कि वो बहुत कुछ अचीव करने वाला है। इस दौरान लिन की विला में लिन फैमिली का लीडर लिन वानी अपने पैलेस में बैठकर एक छोटे पेड़ को शेप दे रहा है। जस्ट अब दरवाजा खुलता है और उसका बेटा लिन मिंगी उसे रात भर डाउनटाउन में हुए एक बड़े एक्सप्लोजन के बारे में बताने आता है। वो समझता है कि ये सन फैमिली की कंपनी में हुआ है और अब उनकी कंपनी और फैमिली दोनों खत्म हो चुकी हैं। लिन वानी इस पर यकीन नहीं करता, कहता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सन फैमिली के पास एक ग्रैंड मास्टर है। लिन मिंगी अपने पापा को ये यान याद दिलाता है, वो मार्शल आर्टिस्ट जिसका जिक्र उसने पहले किया था। वो उसे बताता है कि ये यान ही है जिसने सन फैमिली के सब लोगों को, उनके ग्रैंड मास्टर याओ याओ को भी मार डाला।
डाला है। ये सुनकर लिन वानी इतना शॉक होता है कि वो पेड़ को काटने वाली सिजर्स गिर जाता है। लिन वानी कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आयरन टीथ बेस के हार्डलाइनर्स और मॉडरेट्स का संघर्ष एक ये यान नाम के नौजवान के हाथों खत्म हो जाएगा। वो उठता है और चलना शुरू करता है, कहता है कि ऐसा करके ये यान ने सीवर्ड बेस और लिन फैमिली की सेफ्टी दोनों को सिक्योर कर लिया है। उसका बेटा लिन मिंगी उसके पीछे चलता है और कहता है कि एक और चीज बतानी है। आयरन टीथ बेस का मास्टर लाए माओ, जिसे गाइजर ली भी कहते हैं, ने सुबह ही उनसे मीटिंग फिक्स की है और अभी टी रूम में उसका इंतजार कर रहा है। लिन वानी जवाब देता है कि उन्होंने उसे सोचने का टाइम तक नहीं दिया और लाए माओ से मिलने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो अपने बेटे को आदेश देता है कि वो सब फैक्शंस को ऑर्डर दे। उसे बताता है कि सीवर्ड बेस की हर फैक्शन को ये यान और उसके फैमिली की सेफ्टी इंश्योर करनी होगी। अगर ये यान अपनी पावर बिल्ड करना चाहता है तो सब फैक्शंस उसे पूरे दिल से सपोर्ट करें। सीधी बात में किसी भी हाल में कोई ऐसी चीज ना करे जो ये यान को नाराज करे। इस दौरान पेंट हाउस में यूया एक चेयर पर बैठी सोच रही है कि उसका भाई ये यान आखिर क्या कर रहा होगा। जस्ट तब वेट्रेस कैप्टन को चाय का एक और कप ऑफर करने आती है। कैप्टन जवाब देता है कि वो पूरे रात चाय पी रहे हैं और बॉस के वेयर अबाउट्स के बारे में पूछता है। वेट्रेस कहती है कि उसे माफ करे, उसे नहीं पता कि बॉस अभी कहाँ है। कैप्टन का जिक्र करता है कि वो पहले भी कई बार ट्रेड के लिए आया है, लेकिन उसकी कभी पेंट हाउस की लेडी से मुलाकात नहीं हुई। अफवाहें कहती हैं कि वो एक स्टनिंग ब्यूटी है। वो अपने मास्टर से पूछता है कि उन्हें वेट करना चाहिए या जाना चाहिए। लिंजी, उसका मास्टर, उसे पेशेंट और काल्म रहने को कहता है जबकि वो चाय की चुटकियां ले रहा होता है। वो ये भी कहता है कि कैप्टन घर की लेडी से पहले मिल चुका है और यूया भी मिल चुकी है। जस्ट तब बॉस आ जाती है और वेट्रेस इंतजार के लिए माफी मांगती है। सबको बताती है कि वह आ गई हैं। वह यूइंग है। जब वो ग्रुप के पास आती है और यूया को देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है। कैप्टन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है जब वो यूया से यूइंग को देखता है और एहसास करता है कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। वेट्रेस भी कंफ्यूज लगती है, सोचती है कि क्या वो सच में ट्विंस हैं। लिंजी कहता है कि उन्हें मिस यूइंग को आखिर बार देखे हुए बहुत टाइम हो गया है और फिर यूया का इंट्रोडक्शन उससे कराता है। वो उसे बताता है कि यूया ये यान की बहन है और ये यान ने उसे शेल्टर के लिए पेंट हाउस ले आने को कहा था। यूइंग इंटरप्ट करती है और कहती है कि उसे पता है कि कल रात सीवर्ड देश पर क्या हुआ। वो यूया को देखती है और अपने मन में सोचती है कि ये यान की बहन बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। उसे याद आता है कि ये यान उसे हमेशा बचाता था और उम्मीद करती है कि वो उसे अपनी बहन की नज़र से ना देखे। उसके जहन में एक एम्बैरेसिंग पल आता है जब ये यान ने उसे हक किया था और उसे ऑकवर्ड महसूस होता है ये जानकर कि वो बिल्कुल उसकी बहन जैसी दिखती है। वो फिर यूया के पास जाती है और कहती है कि वो उसकी बड़ी बहन बन सकती है। बाद में मार्केट में ये यान वापस आता है और यूइंग को वहीं खड़ा इंतजार करते हुए देखता है। वो पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है और वो जवाब देती है कि वो उसकी ग्रैंड अराइवल का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो अब सीवर्ड बेस का बड़ा आदमी है और उसे इग्नोर करने की उसकी हिम्मत नहीं है। यान अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है यूइंग की पावर्स का असेसमेंट करने के लिए और देखता है कि वो हाई लेवल से टॉप लेवल प्रमोट हो गई है। वो अंदाजा लगाता है कि इसका डेथ लेक के ट्रेजर से कोई लेना देना होगा। वो मुस्कुराते हुए उसे देखता रहता है। यायंग की लगातार स्टेरिंग से एम्बैरेस्ड महसूस करते हुए यूइंग उसे पकड़ती है। वो उसकी शर्ट पकड़ती है और कहती है कि लड़कियों को इतनी देर तक घूरना रूड है। यान रियलिटी में वापस आता है, माफी मांगता है और कहता है कि वो बस ख्यालों में खो गया था, कोई स्टेयरिंग का इरादा नहीं था। वो उसकी शर्ट छोड़ देती है और कहती है कि वो इतनी काइंड है कि उससे आर्ग्यू करेगी। फिर वो सजेस्ट करती है कि रात होने से पहले वो वॉक पर चलें। यायन मान जाता है और दोनों मार्केट में घूमते हुए बातें करते हैं। यूइंग का जिक्र करती है कि लिंडजी उसकी फैमिली की बात कर रहा था जो यायन के लिए लोगों को ट्रेन कर रही है और पूछती है कि उसकी क्या राय है। यायन कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पूछती है क्यों, और फिर पूछती है कि अगर वो खुद ही कल्टीवेट करता रहेगा तो उसका क्या प्लान है। यायन जवाब देता है कि वो जल्द ही सीवर्ड बेस छोड़ना चाहता है और डीमन सी बेस की तरफ जाना चाहता है। यूइंग कंफ्यूज दिखती है और सुनकर उदास लगती है। जब यायन पूछता है कि क्या हुआ तो वो बस नीचे देखती है और कुछ नहीं कहती। वो वहीं खड़ी रह जाती है, उसे आगे चलते हुए देखती है, सोचती है कि वो क्यों जाना चाहता है। यायन पीछे मुड़कर पूछता है कि वहां क्यों खड़ी है जब वॉक का सजेशन उसने दिया था। यूइंग गुस्से से हफ करती है और फिर से उसके साथ चलना शुरू कर देती है। रात हो जाती है और यायन आखिरकार लिन फैमिली के मैंशन वापस पहुंचता है जहां उसकी बहन उसे बड़ी हक के साथ ग्रीट करती है। लेकिन यायन यूया को डांटता है, उसे कहता है कि वो एक लेडी की तरह बिहेव करे क्योंकि वो अब बच्ची नहीं रही। वो एम्बैरेस्ड महसूस करती है और कहती है कि उसे बस अपने भाई की बहुत याद आई थी। यायन सबका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी बहन की देखभाल की। लिंडजी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं थी और वो वेलकम है। यूइंग डोर दरवाजे के पास खड़ी होकर अपनी मेड को एल्डर यूए को बुलाने के लिए कहती
देती है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी है। वो एल्डर यू से अलग कमरे में बात करती है। एल्डर यू पूछता है कि क्या उसने सच में फैसला कर लिया है, और वो कंफर्म करती है कि हाँ, और अब वो सब कुछ उसके हाथों में छोड़ देगी। अगली सुबह यायान अपनी बहन के साथ जाने को तैयार है। वो कार के पास खड़े हैं जब लिंडजी पूछता है कि क्या वो सच में अपनी टीम बनाने का मौका छोड़ देगा अगर यहां रुका। यायान चकल करता है और कहता है हाँ, वो जा रहा है, और कार के लिए लिंडजी का शुक्रिया अदा करता है। लिंडजी कहता है कि नौजवानों को हमेशा हाई एम करना चाहिए, और अगर वो थोड़ा छोटा होता तो वो जरूर यायान के साथ चलता। कैप्टन आसपास देखता है और मिस यूइंग के बारे में पूछता है क्योंकि वो यायान की अच्छी दोस्त है, लेकिन कहीं नहीं दिख रही। यायान आसपास देखता है लेकिन उसे कहीं नहीं पाता। फिर कहता है कि उसे अलविदा कहने के लिए उसका इंतजार करने का टाइम नहीं है। वो जाने की तैयारी करता है और अलविदा कहता है जब कैप्टन यूया से कहता है कि कल्टीवेट करती रहे और आराम न करे। जस्ट तब यूइंग पहुंचती है और उन्हें रोकने को कहती है। वो और उसकी मेड कार की तरफ बढ़ती हैं। वो फ्रंट सीट में बैठती है और यायान से कहती है कि अब अंदर आ जाए। यायान पूछता है कि क्या दोनों आ रहे हैं, और यूइंग जवाब देती है क्या ये साफ नहीं है, वरना कार के अंदर क्यों बैठे हैं। यायान यूया से बैक सीट में बैठने को कहता है और फिर यूइंग की तरफ मुड़कर पूछता है कि उसने अचानक साथ आने का फैसला क्यों किया। वो जवाब देती है कि बस ऐसे ही। यायान मुस्कुराकर कहता है कि वो बस ये मान सकती है कि वो उसके साथ ट्रेन करने जाना चाहती है, कोई बहाने की जरूरत नहीं है। यूइंग शर्माती है और कहती है कि बस इतना है कि उसे भी वहीं जाना है और उसे राइड चाहिए, इसलिए वो उसके साथ आ रही है। फिर वो चल पड़ते हैं सीवॉर्ड बेस को अलविदा कहते हुए। वो कार में सफर जारी रखते हैं जब मेड बिल्ली को नॉटी कहती है जो उसके पास नहीं आ रही। यूया समझाती है कि बिल्ली अभी मिली है और उसे अभी नहीं जानती। यूइंग फिर यायान को बताती है कि डीमन सी बेस के सीक्रेट लैंड में एक टेस्ट होने वाला है और पूछती है कि उसे इंटरेस्ट है या नहीं। यायान कहता है कि उसे सीक्रेट लैंड के बारे में नहीं पता और उसे समझाने को कहता है। मेड हैरानी से कहती है कि बिना जाने वो मार्शल मास्टर कैसे बना। वो समझाती है कि सीक्रेट लैंड दुनिया पर एक सब स्पेस है जो 100 साल पहले कैटास्ट्रोफी के दौरान बना। मार्शल आर्टिस्ट अक्सर स्पेस क्रैक्स के थ्रू सीक्रेट लैंड में ट्रेजर्स की खोज में जाते हैं और इसे लेवल अप करने का सबसे इफेक्टिव तरीका माना जाता है। यायान पूछता है कि कोई भी सीक्रेट लैंड में जा सकता है, और यूइंग कहती है कि इसके अलग अलग लेवल्स हैं जो सिर्फ रिक्वायर्ड लेवल वाले लोगों को अंदर जाने देते हैं। मसलन हर 3 महीने में एक पोर्टल खुलता है और सिर्फ मार्शल मास्टर्स को अंदर जाने दिया जाता है। अगर कोई रिक्वायर्ड लेवल से नीचे या ऊपर वाला अंदर घुसने की कोशिश करे तो वो राख बन जाएगा। यायान कहता है कि ये पहली बार सुना है, जबकि वो गियर शिफ्ट करता है और कार की स्पीड बढ़ा देता है। यूयंग उसे बताती है कि ज्यादा लोगों को सीक्रेट लैंड जाने का मौका नहीं मिलता, और अगर वो उसे जाने देगी तो उसके फैमिली के एक मेंबर को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। वो कहती है कि ये एक रेयर मौका है और फिर से पूछती है कि क्या उसे इंटरेस्ट है। यायान कहता है कि ये ट्रबलसम लगता है और वो इसे पास करेगा क्योंकि वो दूसरों के लिए तकलीफ पैदा करना पसंद नहीं करता। ये सुनकर यूयंग एनॉयड लेकिन अम्यूज्ड होती है। स्टीयरिंग व्हील पकड़कर उसे चिल्लाती है कि वो आदमी की तरह बिहेव करे और हेजिटेट करना बंद करे। कुछ देर बाद वो एक अबैंडेंड कैंप साइट पर पहुंचते हैं और वहां रात गुजारने का फैसला करते हैं। यायान अपना चेहरा धोता है, ठंडी हवा में सांस लेते हुए, फिर वापस जाता है चेक करने की सबका डिनर तैयार है या नहीं। लेकिन यूयंग उसे रोक देती है और एक बार फिर पूछती है कि क्या वो सच में सीक्रेट लैंड नहीं जा रहा। वो जोर देती है कि ये बहुत रेयर मौका है और उसे अपने फैसले के बारे में श्योर होना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता सीक्रेट लैंड फिर कब खुलेगा। ऐसे मौके मार्शल आर्टिस्ट के लिए स्ट्रॉन्गर बनने के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए उसे सोच समझकर फैसला करना चाहिए। यायान अपने शब्द छुपाने के लिए खांसी लेता है और कहता है कि वो जाना चाहता है, लेकिन ये पहली बार है जब वो और यूया ने सीवॉर्ड देश छोड़ा है और वो इतनी देर के लिए अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। यूइंग या का ये कारण सुनकर हंसती है और कहती है कि उसे सच में नहीं पता कि उसकी फैमिली क्या कर रही है। वो समझाती है कि उसकी फैमिली के डीमन सी बेस पर कई पेंट हाउस ब्रांचेस हैं, इसलिए उसे यूया की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली उसका ख्याल रखेगी। वो उसे एक कॉन्फिडेंट स्माइल और चीयरफुल विंक देती है। यह सुनकर यायान कहता है कि वो अब उसके साथ सीक्रेट लैंड जाने को तैयार है। यूयंग मान जाती है और कहती है कि डील पक्की। उसे वार्न करती है कि वो फिर से अपना माइंड न बदले, जबकि वो अपनी मुट्ठी बांधकर उसे देखती है। यायान सोचता है कि यह बहुत पैसा बचाने का अच्छा तरीका है। मेड सबकी राय पूछती है और समझाती है कि डीमन सी बेस लगभग 1860 मील दूर है, इसलिए वो या तो जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं या फिर धीमी रफ्तार से जाएं और सीनरी का मजा लें। यूयंग और यूया एक साथ जवाब देती हैं कि दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। मेड हैरान होती है और पूछती है कि उन्हें एक साथ वही बात कैसे कह दी, जिससे दोनों शर्माती हैं और अलग अलग दिशाओं में देखती हैं। यूया कहती है कि वो धीमी रफ्तार वाला ऑप्शन पसंद करेगी क्योंकि वो बाहर की दुनिया
और देखना चाहती है। वो सब उसकी रिक्वेस्ट से सहमत होते हैं और सोने चले जाते हैं। अगली सुबह वो अपना सफर जारी रखते हैं और रास्ते में जाइंट मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं, जैसे एक जाइंट एट और जाइंट ऑक्टोपस। 3 महीने के सफर के बाद वो आखिरकार डीमन सी बेस पहुंच जाते हैं। शिप का कैप्टन ऐलान करता है कि वो आखिरकार डीमन सी बेस पहुंच गए हैं और पैसेंजर्स को ऑर्डरली तरीके से डिसएम्बार्क करने को कहता है। ग्रुप शिप से उतरता है और बस्टलिंग मार्केट में जाता है। यायान रिमार्क करता है कि यह बेस सीवॉर्ड बेस से कई गुना बड़ा है। यूयिंग सहमति जताती है, कहती है कि यह वाकई बहुत बड़ा है और अपने साइज की वजह से अलग अलग एरियाज में बटा है। अचानक एक कार यायान और यूयिंग के सामने रुकती है। ड्राइवर बाहर आता है, बैक डोर खोलता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो डीमन सी बेस के पेंटहाउस ब्रांच से है और मिस यूयिंग को वेलकम करता है। यायान हैरान होता है कि इस बेस में ड्राइवर्स भी हैं, जो उसे बताता है कि वो बहुत अमीर होंगे। यूयिंग मेड को यूया को पेंटहाउस ले जाने के लिए कहती है ताकि वो आराम कर सके और दोनों कार में बैठ जाते हैं। यायान अपनी बहन को अलविदा कहता है, उसे ख्याल रखने को कहता है, वादा करता है कि वो पेंटहाउस पर उसे मिलेगा। ड्राइवर मेड और यूया को लेकर चला जाता है, यायान और यूयिंग को पीछे छोड़कर। यूयिंग अपने बाल बांधती है और कहती है कि अब अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। वो एक ऐसी जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ है और एक चॉपर ऊपर उड़ रहा है। वो देखते हैं कई आम मार्शल आर्टिस्ट, ज्यादातर वहां बस मजाक के लिए हैं क्योंकि मार्शल मास्टर्स काफी नहीं हैं। अचानक एक बूढ़ा आदमी आसमान में एक स्पेस क्रैक दिखाई देता है और चिल्लाता है, जबकि ऊपर एक छोटा सा होल खुलता है। यायान आसमान के होल को देखता है और कहता है कि किसी इंसान के अंदर जाने के लिए ये बहुत छोटा है। यूजिंग उसे कहती है कि पेशेंट रहे क्योंकि कोई जल्द ही उसे बड़ा करने आएगा। कुछ देर बाद एक आदमी आसमान से नीचे उतरता है, सबके जॉस ड्रॉप कर देता है। ये एम्परर यूनहो है, डीमन सी बेस के यूनहो फैमिली के एक पावरफुल एम्परर लेवल मार्शल आर्टिस्ट। यूयिंग उसे समझाती है कि वो एम्परर लेवल का है, जिसका मतलब है कि वो मिड एयर में लेविटेट कर सकता है। यायान अपने मन में सोचता है कि एक एम्परर लेवल ग्रैंड मास्टर के आगे का कोई भी रैंक होगा। वो हैरानी है कि यहाँ डीमन सी बेस पर एक एम्परर लेवल मार्शल आर्टिस्ट दिख रहा है। क्यूरियस होता है, वो सोचता है कि यूनहो आसमान के छोटे होल को कैसे बड़ा करेगा। यूनहो अपना हाथ अपनी पॉकेट से निकालता है और मेनेसिंगली मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क करना शुरू कर देता है। अचानक यूनहो के ऊपर एक बड़ा फ्लेमिंग फिंगर अपीयर होता है, जबकि वो उसे सीधा आसमान के छोटे छेद के सेंटर में धकेल देता है। क्रैक्स छेद के पार फैल जाती हैं जब तक कि वो टुकड़ों में नहीं टूट जाता। ओपनिंग को किसी के भी अंदर जाने लायक बड़ा कर देता है। क्राउड चीयर करता है, उसकी इनक्रेडिबल पावर पर हैरान होता है। हालांकि यायान गौर से देखता है और अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है यूनहो की टैलेंट्स चेक करने के लिए। यह पता चलता है कि यूनहो के पास कल्टीवेशन टैलेंट का सुप्रीम लेवल है और स्पेशल टैलेंट का प्राइमरी लेवल है। यायान को एहसास होता है कि एक टैलेंट टॉप लेवल से भी ऊपर हो सकता है और उसे सुप्रीम लेवल कहते हैं। वो अपनी उंगली उठाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा है तो उसके लिए बेहतर होगा कि वो उन टैलेंट्स को कॉपी कर ले। स्पीकर के थ्रू ऐलान किया जाता है, सबको बताया जाता है कि सीक्रेट रेल्म का गेट खुल गया है और उन्हें 5 मिनट के अंदर अंदर जाने के लिए तैयार होना चाहिए। क्राउड एम्परर यूनहो के लिए चीयर करती है और अलविदा कहती है जब वो उनके बीच से गुजरता है। यायान यूनहो के स्पेशल टैलेंट के बारे में सोचता है और सोचता है कि इसमें क्या राज छुपे हैं। हालांकि क्योंकि वो अभी तक कोई और एबिलिटी कॉपी नहीं कर सकता, उसका एक ही ऑप्शन है कि वो किसी और मौके का इंतजार करे। यूयिंग यायान को एक स्पेशल बैग और एक रिस्ट वॉच देती है जो यूजर की लोकेशन ट्रैक करती है। वो उसे कहती है कि वो इन चीजों को अपने पास रखे क्योंकि ये सीक्रेट रेल्म में काम आएंगी। वो समझाती है कि अंदर जाने के बाद ये अनप्रिडिक्टेबल है कि वो कहाँ स्पॉन करेंगे, इसलिए अगर जिंदा रहना है तो उन्हें जल्दी से रीग्रुप करना होगा। वो कहती है कि उन्हें 1 महीने के अंदर निकलना होगा वरना वो 10 साल के लिए फंस जाएंगे। यायान वॉच पहनता है और कहता है कि वो समझ गया है। जस्ट तब यू चाओ पीछे से आता है और यायान का मजाक उड़ाता है। उसे कमजोर कहता है जिसे यूयिंग ने सीक्रेट रेल्म में बुलाया है। वो यूयिंग से कहता है कि यायान मार्शल मास्टर होने के लिए इतना स्ट्रांग नहीं लगता और शायद उसे धोखा दे रहा है। यूयिंग यूचाओ से कहती है कि वो रिस्पेक्ट करे क्योंकि यायान उसका दोस्त है, लेकिन यूचाओ कहता है कि एक छोटी जगह से आए किसी ने उसके भाई की जगह छीन ली है, इसलिए वो उसे रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। यूचाओ यायान की पीठ थपथपाता है, उसे विम्प कहता है और उसे वॉर्न करके चला जाता है कि सीक्रेट रेल्म में उससे ना मिले। यायान पोकर फेस के साथ यूयिंग से पूछता है कि क्या यूचाओ हमेशा से इतना बोल्ड था। फिर अनाउंसर गेट को ऑफिशियली ओपन घोषित करता है और सबको एक फ्रूटफुल जर्नी की कामना करता है। कई मार्शल आर्टिस्ट छेद में कूदते हैं और यूयिंग और यायान तैयार होकर उनके पीछे जाते हैं। गेट से गुजरते वक्त यायान की बहन चुपके से उसकी सेफ रिटर्न के लिए प्रेयर करती है।
सीक्रेट रेल्म के अंदर पहुंचते ही सिर्फ यायान दिखाई देता है, क्योंकि जैसे यूयिंग ने कहा था वो अलग अलग जगहों पर स्पॉन हुए हैं। यायान जमीन पर गिरता है लैंडिंग के बाद, लेकिन जल्दी से उठ जाता है। अपने आसपास क्रीपी ब्लड मून और अजीब माहौल को देखता है। वो आगे एक कैसल की तरफ चलना शुरू करता है और एक फूल पर पांव रखता है। वो उसे उठाता है और पहचान लेता है कि ये 100 साल पुराना जिनसिंग है। आसपास देखते हुए उसे और कई दिखाई देते हैं, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। यायान खुशी से मुस्कुराते हुए ऐलान करता है कि अब वो अमीर हो गया है। वो अपना स्पेशल बैग निकालता है और अपने आसपास के सभी जिनसिंग इकट्ठा करना शुरू कर देता है। एक स्मूथ स्वीप के साथ जमीन का हर जिनसिंग प्लांट उसके बैग में चला जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि अगर यू या वो पैसे की प्यारी यहां होती तो ये देखकर जरूर बेहोश हो जाती कि उसने कितना जिनसिंग इकट्ठा कर लिया है। खत्म करने के बाद वो कैसल की तरफ चलना जारी रखता है। रास्ते में उसे एक मार्शल हंटर की लाश मिलती है और वो समझ जाता है कि शख्स सीक्रेट रेल्म में दाखिल होते ही हमला का शिकार हो गया था। वो खुद को याद दिलाता है कि यहाँ कॉशियस रहना होगा, नहीं तो उसका भी यही हाल हो सकता है। अचानक उसकी वॉच बीप करना शुरू करती है और यूयिंग की लोकेशन दिखाती है। वो दुश्मनों के एक ग्रुप के हमले में है। ये समझकर कि वो खतरे में है, वो वॉच पर दिखाए स्पॉट की तरफ जितनी तेजी से जा सकता है दौड़ता है। इस दौरान यूयिंग घुटनों के बल है ऊपर गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को देखती है जो उसे घेरे हुए हैं और यायान के बारे में सोचती है। बड़े सिर वाले ड्वार्फ लाइक गॉब्लिन अपने हथियार तैयार करते हैं और हमला करने को दौड़ते हैं। यायान दूसरे कैसल के बाहर पहुंचता है जो बिल्कुल उसी तरह का लगता है जिसमें यूयिंग है। वो उठती है, अपनी तलवार तैयार करती है और एक गॉब्लिन की क्लब तोड़ देती है, लेकिन इससे ज्यादा मदद नहीं मिलती क्योंकि दूसरा गॉब्लिन उसे पीछे से अटैक करता है। इससे वो अपनी तलवार गिराती है और दर्द से कांपती है। घुटने टेक कर उस गॉब्लिन को देखती है जिसने अभी अटैक किया। उसके चेहरे पर डर छा जाता है जब गॉब्लिन अपनी क्लब उठाता है उसे खत्म करने को। वो आंखें बंद करती है और अपने मन में यायान को पुकारती है। जस्ट तभी यायान पहुंचता है और गॉब्लिन के चेहरे पर सीधा किक मारता है, उसके दांत तोड़कर उसे उड़ा देता है। यूयिंग के सामने प्रोटेक्टिव स्टांस में खड़ा होकर वो उसे कहता है कि वो आराम करे और सब कुछ उस पर छोड़ दे। अपना हथियार निकालकर वो बचे हुए गॉब्लिन्स पर दौड़ता है और उन्हें काटकर अलग कर देता है। एक गॉब्लिन चुपके से यायान के पीछे आता है, सोचता है कि वो चालाक है, लेकिन उसे जॉ पर एक पावरफुल पंच का सामना करना पड़ता है जो उसे तोड़कर उसे भी उड़ा देता है। यायान गॉब्लिन्स को हराते रहता है जबकि यूयिंग देखती है, सोचती है कि यायान यहाँ होते हुए उसके पापा की सालों पहले की इच्छा आखिरकार पूरी हो सकती है। आखिरी गॉब्लिन को खत्म करने के बाद यायान यूयिंग के पास वापस आता है और पूछता है कि अगर उसकी पावर इन कमजोर डीमंस को मारने के लिए काफी है तो उन्होंने उसे इतना नुकसान कैसे पहुंचाया। वो समझाती है कि वो गॉब्लिन नहीं थे बल्कि एक पावरफुल एन्चेंटेड पाइथन थी जिसने उसे तकलीफ दी थी। ये पाइथन एक हाई लेवल मैजिक बीस्ट थी जो डेडली आई टेक्निक से गिफ्टेड थी। वो उठती है और बताती है कि वो एक सीक्रेट टेक्निक यूज करके पाइथन से बचने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद गॉब्लिन्स ने उसे एम्बुश कर लिया था। वो यायान को बताती है कि सीक्रेट रेल्म अनमोल खजानों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें बड़ी रिस्क्स भी हैं। वो उसे वार्न करती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और आगे और बड़े चैलेंजेस हैं। यूयिंग एक हेल्थ पोशन निकालकर पीती है, फिर बैठकर मेडिटेट करती है और खुद को हील करती है। यायान देखता है कि उसे सीक्रेट रेल्म के बारे में कितना पता है और वो पूछता है कि क्या उसे ये भी पता है कि सबसे अनमोल खजाना कहाँ छिपा है। वो कुछ हेवन और अर्थ ट्रेजर्स की लोकेशन के बारे में भी पूछता है। मेडिटेट करते हुए यूयिंग यायान को बताती है कि सीक्रेट रेल्म का सबसे वैल्यूएबल खजाना प्राइमोडियल चीज स्टोन वेन है, लेकिन वो खजाना पहले ही युन फैमिली ने टारगेट कर लिया है। वो पूछता है कि क्या ये वही युन फैमिली है जिसका युन हो है और क्या वो इसी खजाने के पीछे है। वो इनकार करती है, कहती है कि वो उस खजाने के पीछे है जो उसके पापा ने पीछे छोड़ा था, जिससे यायान हैरान होकर उस खजाने के बारे में पूछता है। वो समझाती है कि 20 साल पहले उसके पापा एक सीक्रेट रेल्म में गए थे और उन्होंने एक बहुत ही रेयर हेवन एंड अर्थ ट्रेजर डिस्कवर किया था, लेकिन उसे एक ऐसे बीस्ट ने गार्ड किया हुआ था जो टेलीपोर्ट कर सकती थी, इसलिए वो उसे हासिल नहीं कर पाए। वो आगे बताती है कि उसके पापा के मुताबिक उस बीस्ट के पास मिडिल लेवल मैजिक है और वो एक बहुत ही खतरनाक मैजिक बीस्ट है। यायान इस पर सोचता है क्योंकि युनहो के पास भी स्पेशल टैलेंट का प्राइमरी लेवल ही है, लेकिन इस मॉन्स्टर के पास मिडिल लेवल टैलेंट है जो यायान के लिए एक मस्ट हैव है। वो अपना लोअर लिप काटता है और एक्साइटमेंट से कांप उठता है। जब यूयिंग खुद को हील करती है तो वो अपने आप को ढीला करने के लिए स्ट्रेच करती है और आने वाले का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद वो यायान को बताती है कि वो जाने के लिए तैयार है। यायान पूछता है कि उस खजाने के बारे में जिसके पीछे वो औरत इतनी ऑब्सेस्ड है, और क्योंकि अब वो उसका पार्टनर है तो यूयिंग उससे सीक्रेट शेयर करने का फैसला करती है। वो समझाती है कि खजाने का नाम हेवनली सोल फ्लावर है, एक हेवन एंड अर्थ ट्रेजर जो किसी व्यक्ति के कल्टीवेशन टैलेंट को टॉप लेवल तक पहुंचा सकता है। सीधी बात में ये एक ऐसा फूल है जो एक जीनियस बना सकता है। एक हेवनली सोल फ्लावर किसी को टॉप ग्रैंड मास्टर बनाने के लिए काफी है, इतना पावरफुल कि वो लिंग हाई बेस जैसे प्लेसेस पर डोमिनेट कर सके। वो कहती है कि ये फूल सिर्फ वो चीज नहीं है जिसकी उसे जरूरत है, यायान और यूया को भी इसकी जरूरत है, क्योंकि यायान कल्टीवेशन का टॉप लेवल क्रॉस कर चुका है। उसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन यूया को जरूर है।
यायान पूछता है कि ऐसे कितने फूल हैं। यूइंग जवाब देती है कि 20 साल पहले उनकी तादाद 10 थी, लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद कुछ खो गए होंगे या शायद और भी उग गए होंगे। वो यायान को बताती है कि ट्रेजर हंटिंग पार्टनरशिप्स में सबसे बड़ी टैबू रिवॉर्ड्स को इवनली डिवाइड ना करना है, इसलिए वो चाहती है कि वो सब कुछ इवनली बांट लें। बदले में वो उम्मीद करती है कि यायान उस बीस्ट को मारते वक्त अपना सब कुछ देगा। मान जाता है और वो डील को हाई फाइव से सील करते हैं। कुछ देर बाद वो खजाने की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। यूइंग आगे आगे चल रही है। यायान पूछता है कि क्या उसे सच में पता है कि वो कहाँ है, और वो उसे कहती है कि चिंता ना करें और बस उसे फॉलो करें। यायान अपने मन में सोचता है कि भले ही हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स वैल्यूएबल हैं, उसकी प्रायोरिटी स्पेशल मैजिक है। वो यूइंग से पूछता है कि क्या उसके पापा 20 साल से उस मॉन्स्टर का शिकार कर रहे थे, फिर शायद उनके पास कोई प्लान होगा। यूइंग सहमति जताती है और उसे एक डिवाइस देती है जिसे फॉर्मेशन प्लेट कहते हैं, जो एक फॉर्मेशन मेकर ने बनाई थी जिसे उसके पापा ने बड़ी रकम देकर हायर किया था। उस पर जो पैटर्न है उसे एयर बैंड फॉर्मेशन कहते हैं, जो टेलीपोर्टेशन के असर को कम करती है। यायान रिमार्क करता है कि ऐसा लगता है कि टेलीपोर्टेशन को भी काउंटर किया जा सकता है, और यूइंग कंफर्म करती है कि बिल्कुल किया जा सकता है। वो आगे समझाती है कि इस दुनिया की हर फोर्स की एक काउंटर फोर्स होती है, कुछ भी सच में इनविंसिबल नहीं होता, बस कुछ लोग अभी तक अपना नेचुरल एनिमी नहीं ढूंढ पाए हैं। यायान सोचता है कि अगर ये सच है तो फिर उसके टैलेंट का नेचुरल एनिमी कौन हो सकता है। यूइंग उसे वार्न करती है कि फॉर्मेशन प्लेट को परफेक्ट न समझे, क्योंकि ये सिर्फ 800 मीटर के अंदर काम करती है और सिर्फ 3 सेकंड तक चलती है। वो समझाती है कि उसका असली प्लान फॉर्मेशन प्लेट यूज करना, अपनी सीक्रेट टेक्निक लॉन्च करना और यायान के साथ मिलकर अटैक करना था, लेकिन क्योंकि वो पाइथन से बचने के लिए अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज कर चुकी है, वो अभी कुछ देर के लिए उसे यूज नहीं कर सकती। फिर भी वो खजाने की खोज को और डिले नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एडजस्ट करना होगा और बीस्ट को हराने का नया प्लान बनाना होगा। यायान यूइंग को दिलासा देता है कि और कहने की जरूरत नहीं है, वो बीस्ट को खत्म करने के लिए अपना सब कुछ देगा। यूइंग इस पर मुस्कुराती है। कुछ देर बाद वो अचानक जमीन पर एक बड़े क्रेटर के पास रुक जाती है। यायान पूछता है कि वो क्यों रुकी, और वो जवाब देती है कि वो जगह पर पहुंच गए हैं, जबकि दोनों पहाड़ी के किनारे पर खड़े होते हैं। यूइंग नीचे एक केव को देखती है और यायान से पूछती है कि क्या वो उसे भी देख सकता है। वो उसे बताती है कि हेवनली सोल फ्लावर्स अंदर है और साथ ही स्पेशल टैलेंट बीस्ट भी। यायान पूछता है कि क्या उसे पहला कदम उठाकर बीस्ट पर अटैक करना चाहिए, लेकिन यूइंग उसे कहती है कि वेट करें, क्योंकि फॉर्मेशन सेट करने में टाइम लगता है। फॉर्मेशन तैयार होने के बाद वो बीस्ट को बाहर ल्यूरिंग कर सकते हैं। बीस्ट केव के अंदर सोता है, लेकिन उनकी मौजूदगी से तुरंत जाग जाता है और यायान के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे ऑफ गार्ड पकड़कर यायान और यूइंग के ऊपर फ्लोटिंग रहता है। दोनों मुड़कर देखते हैं और समझ जाते हैं कि बीस्ट ने उनकी पोजीशन ढूंढ ली है। यायान यूइंग से कहता है कि फॉर्मेशन तैयार करे, जबकि वो बीस्ट को बिजी रखेगा। वो मान जाती है और अपना फॉर्मेशन मैजिक तैयार करने चली जाती है। बीस्ट तुरंत यायान के सामने अपीयर होता है और उसकी छाती और कंधे पर स्लैश मारता है। यायान अपने वूंड्स को देखता है और सोचता है कि स्पेशल मैजिक कोई मजाक नहीं है। उसका टेलीपोर्टेशन टैलेंट उसे रेगुलर स्पीड से अलग करता है। बीस्ट यायान को जमीन पर पटकता है, फिर ऊपर उड़ जाता है। यायान आखिरकार अपने आप को झटके से झाड़कर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वो उठता है, अपना हीलिंग टैलेंट इस्तेमाल करके अपने वूंड्स ठीक करता है और अपनी डैगर निकालता है। इस दौरान यूइंग सारी केओस से सेफ डिस्टेंस पर बैठी है, अपनी फॉर्मेशन तैयार करने पर फोकस करते हुए, और अपने मन में सोचती है कि ये लगभग तैयार है, बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए। बीस्ट आसमान में फ्लोट करता है जब यायान उठकर देखता है कि वो उसकी तरफ दौड़ रहा है। जस्ट जब वो उस तक पहुंचने को होता है, वो गायब होकर उसके पीछे अपीयर हो जाता है। यायान अपनी एजिलिटी दिखाते हुए दूर कूद जाता है और अटैक डॉच कर लेता है। बीस्ट ग्राउल करता है और फिर से चार्ज करता है, सीधा यायान के चेहरे पर निशाना लगाते हुए, लेकिन वो अपनी डैगर से उसे ब्लॉक कर लेता है। वो ब्लो आफ्टर ब्लो ट्रेड करते हैं, कोई भी परफेक्ट हिट नहीं लगा पाता। लड़ाई के दरमियान यायान यूइंग से फॉर्मेशन के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि उसे खत्म करने के लिए बस 3 सेकंड और चाहिए। जब वो सेकंड्स गुजर जाते हैं, बीस्ट को कुछ गलत महसूस होता है यूइंग के साथ। यायान के पास से गायब होकर उसे अटैक करने को जाता है, लेकिन यायान के दूसरे प्लान्स हैं। वो बीस्ट को उसकी जॉ पर तब किक मारता है जब वो यूइंग पर स्ट्राइक करने को होता है और उसकी फॉर्मेशन को डिसरप्ट करने वाला होता है। फॉर्मेशन आखिरकार तैयार हो जाती है जब यूइंग एयर स्पेस सील फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है। ये टेक्निक मॉन्स्टर के ऊपर सर्कल्स बनाती है जो उसके जिस्म पर दबाव डालते हैं, उसे एक जगह जमीन पर चिपका कर रखती है। यूइंग आप भरकर रिलीफ महसूस करती है और कहती है कि फॉर्मेशन मैजिक आखिरकार पूरी हो गई है। बीस्ट अपना जाइगेंटिफिकेशन टैलेंट इस्तेमाल करता है, अपने जिस्म को बड़ा करता है और फॉर्मेशन से आजाद होने की कोशिश करता है। फॉर्मेशन प्लेट क्रैक करना शुरू कर देती है क्योंकि उसका टाइम खत्म हो रहा है। यूइंग यायान से कहती है कि वो प्लेट टूटने और बीस्ट के भागने से पहले अपना मौका ले। 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना यायान अपनी शैडो सोर्ड निकालता है और एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर के चेहरे को साफ काटकर अलग कर देता है। उसका रैम्पेज तुरंत खत्म कर देता है। यूइंग यायान की पावर पर हैरान रह जाती है। फॉर्मेशन प्लेट आखिरकार टूट जाती है और यायान टुकड़ों को उठाता है, रिमार्क करता है कि अफसोस है कि ऐसी अच्छी ट्रेजर सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकती है। यूइंग उसकी तरफ दौड़ती है, चिल्लाती है कि वो बोले और पूछती है कि क्या वो अपनी असली स्ट्रेंथ छुपा रहा था क्योंकि उसने एस्केप बैट को इतनी आसानी से हरा दिया। यायान नर्वसली समझता है कि बैट तेज थी, लेकिन जब वो बड़ा हुआ वो एक आसान टारगेट बन गया और फॉर्मेशन ने ही उसे हराने में मदद की।
वो सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करता है, फ्लावर्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि पहले उन्हें चेक करना बेहतर होगा क्योंकि वही असली प्रायोरिटी है। यूइंग उसे एनॉयन एक्सप्रेशन से देखती है और कहती है कि वो उसे बाद में इंटेरोगेट करेगी। वो केव की तरफ दौड़ती है, उम्मीद करती है कि कुछ फूल अभी भी बचे हैं, वरना वो यायान को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। इस दौरान यायान अपना स्पेशल बैग इस्तेमाल करता है एस्केप बैट को एब्जॉर्ब करने के लिए। यूइंग आखिरकार फ्लावर्स ढूंढ लेती है और रिलीफ महसूस करती है कि सब अभी भी वहीं हैं। वो उन्हें गिनती है और देखती है कि कुल मिलाकर 8 हैं, जिसका मतलब है कि वो उन्हें यायान के साथ इवनली बांट सकती है। वो बैठकर फ्लावर्स तोड़ना शुरू करती है, लकी फील करते हुए। यायान उसके पीछे खड़ा रहता है, पेशेंटली इंतजार करता है जब वो उन्हें इकट्ठा करती है और हवा में एक फेमिलियर सेंट नोटिस करता है। यूइंग उसका हिस्सा उसे देती है और वो फ्लावर्स को अपने स्पेशल बैग में स्टोर कर लेता है। यायान की नाक ट्विच करती है जब उसे एहसास होता है कि ये वही सेंट है जो श्याओ जिन ने फॉलो किया था जब वो उसे स्पिरिचुअल फ्रूट की तरफ ले जा रही थी। वो यूइंग को बताता है कि जरूर कोई और ट्रेजर पास में है और खोजना शुरू कर देता है। यूइंग उसे याद दिलाती है कि उन्हें हेवनली सोल फ्लावर्स मिल गए हैं और अब निकलने का टाइम हो गया है। लेकिन यायान दूसरे ट्रेजर को ढूंढने पर तुला है और उसे कहता है कि अगर उसे जल्दी है तो वो आगे बढ़े, वो जल्द ही आ जाएगा। यूइंग उसे वार्न करती है कि जो मिल गया है उसी पर कंटेंट हो जाए, क्योंकि ट्रेजर हंटिंग में ग्रीड एक खतरनाक टबू है। यायान कुछ नहीं कहता और खोजता रहता है। वो आखिरकार दीवार पर एक छोटा सा पैच नोटिस करता है, उसे अपनी मुट्ठी से मारता है और केव के अंदर एक हिडन चेंबर रिवील कर देता है। यूइंग हैरान होती है कि वहां एक सीक्रेट चेंबर थी, लेकिन और भी ज्यादा स्टन हो जाती है जब अंदर छुपा हुआ ट्रेजर देखती है, अर्थ सर्च गोल्डन लोटस। यायान ग्रिन करता है और कहता है कि ये वही ट्रेजर है जिसे वो ढूंढ रहा था। यायान यूइंग से पूछता है कि क्या उसे इस प्लांट के बारे में कुछ पता है। वो कहती है हाँ। उसे पहचान लेती है कि ये अर्थ सर्च गोल्डन लोटस है, जो हेवनली सोल फ्लावर से भी ज्यादा रेयर है। हालांकि इतना वैल्यूएबल होने के बावजूद उसे अनमार्केटेबल माना जाता है। यायान कंफ्यूज लगता है और पूछता है कि इनवैल्यूएबल चीज अनमार्केटेबल कैसे हो सकती है। वो समझाती है कि भले ही लोटस किसी के इनेट टैलेंट पर असर करता है, लेकिन वो उसे हेवनली फ्लावर की तरह अपग्रेड नहीं करता, बल्कि ये टैलेंट को नए ट्रिक्स डेवलप करने की अनुमति देता है। लेकिन वो ट्रिक्स यूजफुल है या नहीं, ये पूरी तरह टैलेंट पर निर्भर करता है। असर आमतौर पर माइनर होते हैं और खास केसेस में शायद 1000 में से एक बार वो किसी स्किल को ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है। इसलिए सिर्फ अमीर लोग ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए उसे खरीदने को तैयार होते हैं, जिससे ये प्रेशियस तो है लेकिन बेचना आसान नहीं है। यायान अपने कॉपी टैलेंट के बारे में सोचता है और क्यूरियस हो जाता है कि इससे नए ट्रिक्स क्या सीखने को मिल सकते हैं। वो यूइंग से कहता है कि अब बिजनेस की बात करने का टाइम आ गया है, फिर उसे वेट करने को कहता है जब वो लोटस लेने के लिए नीचे कूद जाता है। जब वो वापस आता है, यूइंग मांग करती है कि वो बिना पूछे फूल कैसे उठा सकता है और इंसिस्ट करती है कि वो भी उसका हिस्सा डिजर्व करती है। यायान उसे अश्योर करता है कि बिल्कुल उसे उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन क्योंकि लोटस का उसके किसी काम नहीं है और दोनों इसके आधे मालिक हैं, वो एक ट्रेड प्रपोज करता है, लोटस के बदले 3 हेवनली सोल फ्लावर्स। यूइंग अपने मन में सोचती है कि 3 फ्लावर्स उस लोटस के लिए बहुत ज्यादा है और यायान को बिल्कुल ब्रेन डेड समझती है। वो चुपके से चेक करती है और डिसाइड करती है कि एक शूट बिजनेस वुमन होने के नाते वो उसे सीख देगी। कूल बनती हुई वो यायान से कहती है कि क्योंकि उसने मेहनत की है, वो डील एक्सेप्ट करने पर विचार करेगी। उसके मन में वो खुश है, सोचती है कि उसे 3 हेवनली सोल फ्लावर्स बिल्कुल फ्री में मिल गए हैं और अब इस ट्रिप से उसे कुल 7 फ्लावर्स मिले हैं। वो एक ऐसे आदमी के बारे में भी सोचना शुरू कर देती है जिसके साथ उसका डील है और सोचती है कि जितने फ्लावर्स हैं अब वो अपना एंड ऑफ द बार्गेन निभाने के लिए काफी होंगे। इस दौरान यायान बैठकर मेडिटेट करना शुरू कर देता है, लोटस इस्तेमाल करने पर ध्यान देता है। जब लोटस एक्टिवेट होता है, येलो एनर्जी की लहरें हवा में फैलती हैं और अचानक यायान की स्टेटस विंडो अपीयर हो जाती है। ये रिवील करती है कि उसने दूसरी कॉपी फंक्शन सक्सेसफुली अनलॉक कर लिया है। यायान को एहसास होता है कि इसका मतलब अब वो बिना किसी देरी के दूसरी बार कॉपी कर सकता है, जो उसकी एबिलिटी में एक मेजर बूस्ट है। ये सोचकर कि वो पहले एक पूरे महीने का इंतजार करता था, ये नया अपग्रेड गेम चेंजर लगता है। वो चेक करता है कि अब वो कितनी दूरी से एबिलिटीज कॉपी कर सकता है और हैरान रह जाता है कि वो बढ़कर 500 मीटर हो गई है। वो अपने मन में सोचता है कि डबल कॉपी फंक्शन और एक्सटेंडेड रेंज इतने वैल्यूएबल इंप्रूवमेंट्स हैं कि 10 हेवनली सोल फ्लावर्स भी इसके लायक होते, इसलिए 3 का देना कुछ भी नहीं था। फिर वो एस्केप बैट की लाश अपने स्पेशल बैग से निकालता है और उसका सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, कंफर्म करते हुए कि मिडिल लेवल स्पेशल टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो गया है। वो एबिलिटी को खुद में इंटीग्रेट करता है और मुस्कुराते हुए एक सेटिस्फाइड हफ निकालता है। यायान थकान से हफ निकालता है जब वो आखिरकार अपनी कल्टीवेशन पूरी करता है। कहता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है जिसका उसे सामना करना है। इसमें टेलीपोर्टेशन, स्पेशल परसेप्शन, स्पेशल मार्क और एक पॉकेट इन्वेंट्री शामिल है। वो पॉकेट इन्वेंट्री खोलता है, अपना स्पेशल बैग उसमें मूव करता है और एक नई ट्रेजर हंटिंग शुरू करने के लिए तैयार महसूस करता है। केव से बाहर निकलते हुए वो यूइंग को बाहर सोते हुए पाता है। वो उसे देखता है, सोचता है कि वो यूया से कितनी मिलती है, सोचता है कि उसकी बहन कैसी होगी। यूइंग जाग उठती है, खुद को डस्ट ऑफ करती है और पूछती है कि क्या वो कल्टीवेट करना खत्म कर चुका है, जबकि वो अपना वेपन फिर अटैच करती है। यायान उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने गार्ड किया जब वो बिजी था। यूइंग कहती है कि उसे वो चीज मिल गई है जिसके लिए वो आई थी और वो जल्द ही सीक्रेट रेम से जाने की प्लान करती है।
यान बताता है कि वो थोड़ा और रुकना चाहता है और ज्यादा ट्रेजर्स की खोज करना चाहता है, सीक्रेट में और क्या छुपा है इसके बारे में क्यूरियस होकर। यूइंग उसे डांटती है, वार्न करती है कि वो एरिया से अनजान है और अकेला रहना सर्वाइव करने के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन यान उसे एश्योर करता है कि वो अपना ख्याल रखने के लिए काफी स्ट्रांग है और बिल्कुल ठीक रहेगा। वो कहता है कि वो उसे टेलीपोर्टेशन वे पॉइंट तक एस्कॉर्ट करेगा और अगर वो अभी चले तो सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। यूइंग आ भरती है और अपने मन में सोचती है कि उसे कोई तरीका ढूंढना होगा यान को समझाने का कि वो उसके साथ सीक्रेट रन से चले। दोनों वे पॉइंट की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं जब अचानक वो एक बड़ा एक्सप्लोजन सुनते हैं। ये पता चलता है कि दो लोग लड़ रहे हैं। यूइंग कहती है कि शायद वो किसी ट्रेजर के लिए लड़ रहे हैं, हालांकि अफसोस है कि वो साफ साफ नहीं देख सकते कि वो कौन है क्योंकि वो बहुत दूर है। यान दूसरी तरफ इसे अपने नए टैलेंट को टेस्ट करने का परफेक्ट मौका समझता है और अपना स्पेशल परसेप्शन एक्टिवेट कर लेता है। अपनी स्किल यूज करते हुए वो देखता है कि दो इंसान आपस में लड़ रहे हैं। भले ही एरिया का मॉन्स्टर पहले ही मारा जा चुका है, असली लड़ाई पास ही छुपे हुए ट्रेजर के लिए हो रही है। यूइंग और यान करीब आते हैं और यान उसे बताता है कि फाइटर्स ली कांग और जैंग काई हैं। यूइंग हैरान होती है और पूछती है कि वो क्यों लड़ेंगे, क्योंकि ली और जांग फैमिलीज हमेशा अच्छे टर्म्स पर रही हैं। यान अंदाजा लगाता है कि उन्होंने कोई ट्रेजर ढूंढा होगा और उसके लिए लड़ाई शुरू कर दी होगी, इसलिए वो छुपे हुए आइटम को ढूंढने के लिए फिर से अपना स्पेशल परसेप्शन यूज करता है। पहले तो उसे कुछ अजीब नहीं दिखता है, लेकिन फिर वो गिरे हुए कैलाबिटी बीस्ट के मुंह में कुछ नोटिस करता है, एक फूल जो ब्राइट रेड ग्लो के साथ जल रहा है, साफ तौर पर एक रेड ट्रेजर। दोनों फाइटर्स जैंग काई और लियांग एक दूसरे पर एक साथ फेटल ब्लोज मारते हैं जिससे वो एक साथ मर जाते हैं। यूइंग पॉइंट करती है कि ऐसा लगता है दोनों एक साथ मरे हैं और सीन की तरफ दौड़ती है। यान पूछता है कि वह कहाँ जा रही है, उसे याद दिलाता है कि उसे गेट की तरफ जाना था। यूइंग जवाब देती है कि फ्री लूट पड़ी है और सिर्फ एक फूल ही ऐसे मौके को छोड़ेगा। यान उसके पीछे नीचे आता है, उसे बताता है कि इस बार जो कुछ भी मिलेगा वो उसी का होगा जो उसे उठाएगा, कोई शेयरिंग नहीं। यूइंग मान जाती है और उसे वार्न करती है कि बाद में पछताना नहीं। यान टर्म्स एक्सेप्ट कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि अगर उसने स्पिरिट ग्रास का स्टॉक ढूंढ लिया तो वह हार मान लेगा। यूइंग स्पीड बढ़ा देती है और यान से कहती है कि उसे आगे बढ़ने पर ब्लेम न करे। दोनों कॉप्सेस की तरफ दौड़ते हैं और यूइंग तुरंत दोनों फाइटर्स के स्पेशल बैग्स उठा लेती है। सोचती है कि उसने जैकपॉट हिट कर लिया है। इस दौरान यान सीधा कैलामिटी बीस्ट की कॉप्स की तरफ जाता है और उस पर बैठ जाता है। वो यूइंग से पूछता है कि क्या उसे चाहिए, लेकिन वो जवाब देती है कि मार्केट में ज्यादा वर्थ नहीं है और वह इतनी बड़ी है कि वह ले नहीं सकती, इसलिए अगर उसे चाहिए तो वो ले सकता है। यान पूछता है कि क्या वह सच में श्योर है। थोड़ी सी अनॉयड होकर यूइंग उसे फिर से बताती है कि उसने पहले ही कह दिया कि उसे नहीं चाहिए और वह इसके साथ जो चाहे कर सकता है। यान मुस्कुराता और उसे बताता है कि कॉप्स अब उसकी है। उसे कहता है कि बाद में पछताना नहीं। वो उसे कहती है कि इतना नागी मत बनो, जबकि वह कॉप्सेस से एक स्वॉर्ड उठाती है और दोहराती है कि उसे मॉन्स्टर की कॉप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस दौरान यान कैलामिटी भी इसका मुंह खोलता है और अंदर एक चमकता हुआ फूल पाता है। यूइंग शॉप में स्वॉर्ड गिराती है जब वह फूल देखती है और यान की तरफ दौड़ती है। वह ग्रीन करता है और कहता है कि उसकी बहुत किस्मत है कि उसे बीस्ट के मुंह में एक रेयर स्पिरिचुअल ग्रास स्टॉक छुपा हुआ मिला है। यूइंग जल्दी से उसके पास आती है और उसे जरा देखने के लिए कहती है। वह पहले इनकार कर देता है, कहता है कि यह उसका है तो वह उसे क्यों दिखाए, लेकिन मैं नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर अच्छी तरह देखने की कोशिश करती है। वह तुरंत इसे फ्लेम टैलेंट स्पिरिट ग्रास के तौर पर जान लेती है। यान पूछता है कि क्या ये वैल्यूएबल है और वह कहती है कि इसके साथ बहुत केयरफुल रहे। फिर मुस्कुराते हुए वह पूछती है कि क्या वह आइटम ट्रेड करने में इंटरेस्ट रखेगा। यान उसे कहता है कि पहले ये समझाए कि स्पिरिट ग्रास आखिर है क्या और ली और जैंग फैमिलीज क्यों इसके लिए एक दूसरे को मारना चाहते थे। यूइंग समझाती है कि घास की एक पावरफुल एबिलिटी है, ये उस व्यक्ति को फ्लेम टैलेंट हासिल करने देती है जो इसे कंज्यूम करता है। यान को ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता क्योंकि वह पहले से ही कोई भी टैलेंट कॉपी कर सकता है, लेकिन यूइंग समझाती है कि एक बिल्कुल नई स्किल ऐड करने का आइडिया बहुत वैल्यूएबल है। यहाँ तक कि कुछ मोनार्क लेवल एक्सपर्ट्स भी हाई पोटेंशियल वाले कल्टिवेटर्स होते हैं। जरूरी नहीं कि उनके पास ऐसी यूनिक टैलेंट्स हों। पावरफुल फैमिलीज के लिए फ्लेम जैसा हाई लेवल अटैक टाइप टैलेंट एक रेयर ट्रेजर है जिसे हर कोई पाना चाहता है। यान को अब भी लगता है कि उसके लिए पर्सनली ये फूल बेसिकली यूजलेस है क्योंकि वह बिना इसके कोई भी टैलेंट कॉपी कर सकता है। यूइंग फिर मेंशन करती है कि यूए फैमिली का मोनार्क रैंक एंसेस्टर भी ऐसे यूनिक टैलेंट के लिए डेस्परेट है। उसे कुछ पावरफुल चाहिए जो उसकी बैटल स्ट्रेंथ को ड्रास्टिकली बढ़ा दे और ये फ्लेम टैलेंट उसे 10 गुना बढ़ा सकता है। यान उसे ग्रास ऑफर करता है और कहता है कि वह ले सकती है क्योंकि उसे इतनी चाहिए। यूइंग हैरान होती है और पूछती है कि क्या वह सच में उसे ये दे रहा है। यान हाँ में सर हिलाता और कहता है कि हाँ बिल्कुल, वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही युवा, इसलिए सेंस बनता है कि उसे किसी ऐसे को दे दिया जाए जिसे सच्ची जरूरत है। वह दूर जाना शुरू कर देता है, कहता है कि वह आसपास कुछ ढूंढेगा जो उसे काम आए। यूइंग अपने आप में मुस्कुराती है, सोचती है कि यही फर्क है यान और दूसरों में। कुछ लोग इस ग्रास को मरने लायक ट्रेजर समझेंगे जबकि यान जैसों पर उसका कोई असर नहीं होता। वह अपने आप से कहती है कि यान सच में कोई ऐसा है जो ग्रेटनेस के लिए बना है और सोचती है कि शायद वह कोई फरिश्ता भी हो सकता है।
लेकिन यायान के अपने रीजंस हैं उसे ग्रास देने के। उसके दिमाग में ग्रास यूजलेस है और यूइंग को देखकर वह उसका एहसान हासिल कर लेता है। अगर उसने उसे मार्केट में बेचा या किसी मार्शल आर्टिस्ट को तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस या भारी कीमत आएगी, इसलिए उसने हाजिल प्रॉफिट को चुना। इसलिए उसने बिना किसी हेजिटेशन के उसे दे दिया। वह अपना सफर जारी रखते हैं और आखिरकार मैसिव स्पाइरलिंग गेट पर पहुंच जाते हैं जो सीक्रेट रियम से बाहर जाती है। इसके सामने खड़े होकर यूइंग यायान से आखिरी बार पूछती है कि क्या वह उसके साथ सीक्रेट रियम से बाहर जाना चाहता है, लेकिन वह सर हिलाकर कहता है कि वह वहीं रुकेगा। वहां भरती और उसे एक और फ्लावर स्पेशल बैग्स के साथ देती है। कहती है कि क्योंकि वह रुककर और रिवॉर्ड्स इकट्ठा कर रहा है तो वह उससे कुछ बिना दिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वैसे याद दिलाती है कि सीक्रेट रियम में रहने की एक सीमा है, सिर्फ 1 महीना। उसके बाद टेलीपोर्टेशन गेट स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स से हेवीली गार्डेड हो जाएंगे, जिससे बाहर निकलना बहुत खतरनाक हो जाएगा। जस्ट वह गेट में कदम रखने को होती है, उसे कुछ याद आता है और मुड़कर यायान को यूएन फैमिली के बारे में वार्न करती है। वह उसे बताती है कि अगर कभी उनका सामना हो तो जितना तेज भाग सकता है भाग जाए, क्योंकि उनके फैमिली के पास एक मोनार्क रैंक एक्सपर्ट है। वह अलविदा कहती है और उसे बताती है कि वह बाहर उसका इंतजार करेगी। यायान मुस्कुराता है और उसे वेव करता है जब वह गेट में कूदती है और उसमें सफर शुरू करती है। रास्ते में वह पीछे मुड़कर यायान को देखती है और सोचती है कि जल्द ही वह उसे सरपास कर जाएगा, इसलिए वह आराम नहीं कर सकती। उसे भी स्ट्रॉन्गर बनना होगा, नहीं तो वह उसे दूर से एडमायर करती रहेगी। यायान देखता है जब यूइंग आखिरकार गेट में गायब हो जाती है, फिर स्मर्क करता है और कहता है कि डेड वेट आखिरकार चली गई। अब वह अपनी पूरी पोटेंशियल से ट्रेजर्स फार्म कर सकता है बिना कोई रोक टोक के। वह फिर से एक्सप्लोर करने के लिए कूदने को तैयार हो जाता है। इस बीच रियल वर्ल्ड में गेट में हल्की लहरदार मूवमेंट होती है जब कोई बाहर आना शुरू करता है। पास का क्राउड अस्यूम करता है कि कोई कमजोर मार्शल आर्टिस्ट है जो सिर्फ 2 दिन बाद वापस आ रहा है। सीक्रेट रियम को हैंडल नहीं कर पाया। अचानक कुछ जोर से जमीन से टकराता है। 2 थग्स देखते हैं और फिगर को पहचान लेते हैं। सोचते हैं कि शायद वापस आने वाले से वैल्यूएबल ट्रेजर्स छीन सकें। जब वह करीब आते हैं तो वह पहचान लेते हैं कि वह यूइंग है जो अब बुरी तरह घायल है और मुश्किल से कॉन्शियस है। उसका जिस्म ऑलमोस्ट लाइफलेस जमीन पर पड़ा है। जब चोर उसे लूटने को तैयार होते हैं, अंकल बेन क्राउड को चीरकर उसके पास पहुंचता है। उसे तुरंत पहचान कर वह उसके पास घुटने टेकता है और अर्जेंटली पूछता है कि गेट के अंदर क्या हुआ और वह कैसे इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आ गई। कमजोर और धीमी आवाज में वह फिसफिसाती है कि उसे पहले क्लान ले जाए। इस दौरान यूनहो पास की छत पर खड़ा है। नीचे का सीन एक मिटोड ग्रीन के साथ देख रहा है। अपनी सो कॉल्ड कैश काउ के अपीयर होने का इंपेशेंटली इंतजार कर रहा है। वापस जमीन पर अंकल बेन यूइंग को शॉक में देखता है और उसकी चोट के बारे में पूछता है। वह कामली समझाती है कि वुंड्स सुपरफिशियल है और वह सीरियसली हर्ट नहीं है। उसने कंडीशन फेक की थी क्योंकि गेट के आसपास कई एक्सपर्ट्स घुसमें लगे रहते हैं सीक्रेट रियम से बाहर आने वालों को लूटने के लिए। उसका एक्ट उसे कमजोर और खाली हाथ दिखाने के लिए था ताकि वह बिना नोटिस हुए निकल जाए। वह फिर एक हेल्थ पोशन पीती है और अपनी माइनर वुंड्स को हील करना शुरू करती है। क्यूरियस अंकल बेन पूछता है कि क्या उसे अंदर कुछ वैल्यूएबल मिला। यूइंग अप स्पिरिट ग्रास दिखाती है। उसे देखकर अंकल बेन की रोंगटा कंप फाट जाती है जब वह रेयर ट्रेजर को देखता है जो यूजर को टैलेंट दे सकता है। यूइंग अंकल बेन से कहती है कि उसे फ्लेम टैलेंट स्पिरिट ग्रास के बारे में एक फेवर चाहिए। अंकल बेन क्लियरली इंप्रेस होकर कहता है कि उसने यूए फैमिली को ऐसा रेयर ट्रेजर देने का एक इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन किया है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वह उसे बताती है कि वह फैमिली के एंसेस्टर से पर्सनली मिलना चाहती है। वह मानती है कि वह स्टेटस का गैप समझती है, जिसका मतलब नॉर्मली उसे ऐसी ऑडियंस नहीं मिलती, लेकिन इंसिस्ट करती है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करती है कि अंकल बेन मदद कर सके। वह फर्मली जोड़ती है कि अगर उसे खुद एंसेस्टर से मिलने की इजाजत नहीं मिली तो वह फैमिली को फ्लेम टैलेंट कभी नहीं देगी, चाहे उसे डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करना पड़े। अंकल बेन उसे समझाने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या कोई और तरीका है जिससे वह ग्रास देने को तैयार हो, लेकिन यूइंग इनकार कर देती है। वह कहती है कि उसका एक ही कंडीशन है, एंसेस्टर से मिलना चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ देर साइलेंस के बाद अंकल बेन मान जाता है और कहता है कि वह जरूरी अरेंजमेंट्स करेगा। बाद में यूए फैमिली के पेंट हाउस में यूइंग नहाकर टॉवल में लिपटी हुई बाहर आती है, दूसरा टॉवल बाल सुखाने के लिए हाथ में लिए। दरवाजे के पास खड़ी होकर वह थोड़ा स्ट्रेच करती है और सोचती है कि बहुत टाइम बाद उसने अच्छे से नहाया है। उसका दिमाग फिर यायान की तरफ भटक जाता है और वह सोचती है कि वह अभी क्या कर रहा होगा। इस दौरान सीक्रेट रियम में यायान मॉन्स्टर कॉप्सेस के ढेर पर बैठा है, हाथ में चाकू लिए बिल्कुल बेपरवाह। वह मटर करता है कि चीजें बोरिंग हो रही हैं क्योंकि कोई भी नहीं बचा जो सेसली लड़ाई दे सके। वापस यूए फैमिली मैंशन में एक मेड यूइंग के कमरे में आती है और उसे बताती है कि एल्डर बेन ने उसे मीटिंग हॉल में बुलाया है। वह कपड़े पहनती है और वहां जाती है। हॉल के अंदर एंसेस्टर यूए कामली चाय पिए बैठा है। वह उसे कंपोज एक्सप्रेशन से देखता है और कहता है कि उसने स्पिरिट ग्रास हासिल करके अच्छा किया। फिर पूछता है कि वह किस तरह का रिवॉर्ड चाहती है। यूइंग कुछ पल खामोश खड़ी रहती है, फिर अपनी आंखें उठाकर उससे मिलाती है और कहती है कि वह एनलाइटनमेंट स्टाइल को कॉम्प्रहेंड करने के लिए मेडिटेट करने की इजाजत चाहती है। अंकल बेन यूइंग की बोल्ड रिक्वेस्ट सुनकर स्टन रह जाता है और पूछता है कि क्या वह सच में एनलाइटनमेंट स्टाइल कॉम्प्रहेंड करना चाहती है। वह उसे वार्न करता है कि स्टाइल योर फैमिली की बुनियाद है और यहाँ तक कि उसके पास भी इसे अप्रोच करने का अधिकार नहीं है, कॉम्प्रहेंड करने की तो बात ही छोड़ दे।